मेरी पीठ पीछे ये करती हो तुम? हाँ। कमरे में आते ही वो ईमान पर चिल्लाया। जो इंसान जैसा होता है उसको बाकी सब वैसे ही लगता है। ईमान अच्छी तरह जानती थी वो किस बारे में बात कर रहा है। अपनी जुबान बंद रखा करो, तुम काट कर फेंक दूंगा। आशिर ने उसको जबरों से सख्ती से पकड़ रखा था। आइंदा के बाद मुझे नजर न आना किसी से बात करते हुए। उसका इशारा आबाद की तरफ था। आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है? ईमान तंजिया मुस्कुराई। ओह, तो ये बात है। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम कहीं भी मुंह मारती फिरोगी। अब तुम वैसे ही पारसा बनती हो। आशिर, खुदा के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे किरदार पर कीचड़ तो मत उछालो अब तुम। वो तड़पी। मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ और तुम तो बाकायदा अमल कर रही हो। उसका क्या? तुम वाकई एक घटिया आदमी हो, मेरी सोच से बढ़कर भी। बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। ईमान चादर निकालती सर पर ओढ़ने लगी। अच्छा, जाकर दिखाओ तुम। और क्या कह रही थी? घटिया आदमी हूँ मैं? चलो फिर आज दिखाता हूँ तुम्हें अपना पूरा घटियापन। आशी ने गुस्से से आगे बढ़कर ईमान को बालों से पकड़कर एक तमाचा जड़ दिया। दीवार का सहारा लेकर ईमान ने खुद को गिरने से बचाया, मगर लबों से निकलते खून का जायका मुंह में घुल गया। अकल ठिकाने आई या कुछ और खिदमत करूं? अपने जूते के जरिए सारा वजन ईमान के नंगे पैरों पर मुंतकिल कर चुका था। प्लीज प्लीज अम्मी, रोते हुए वो गिड़गिड़ा रही थी। ईमान ने उसे पीछा करने के लिए धक्का दिया, मगर उस बेरहम शख्स को जरा तरस न आया। वो मुझे अम्मी का पैगाम देने आया था। मुझे बुला रही है अम्मी, बस इसलिए। छोड़ो मुझे, पुप्पो का वास्ता है तुम्हें, प्लीज। ईमान के पैर से खून निकलने लगा तो आशी ने उसे आजाद कर दिया। वो नाजुक सी जान अपना पाँव हाथ में लिए जमीन पर बैठती सिसकियां लेने लगी। ये तो छोटी सी सजा है, अगर दोबारा जुबान खुली तो देखना। कल की जाती आज चली जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बस अम्मी की वजह से इस रिश्ते में फंस गया हूँ, वरना मुझे तुम जैसी आधी अधूरी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने का कोई शौक नहीं था। और हाँ, एक दो दिन तक चली जाना, मगर मेरे आने से पहले तुम यहाँ मौजूद हो। उम्मीद है मुझे सजा देने का मौका नहीं दोगी तुम। उंगली उठाकर उसे धमकी देता वो कमरे से निकल गया। पीछे वो जमीन पर बैठे खुदा से पूछ रही थी कि किस बात की सजा मिली है उसे। अगले दिन सबने ईमान से पूछा कि ये जख्म कैसे आए, तो उसने बहाना बना दिया, बाथरूम में गिर गई। ज़ारा ने आशिक को अच्छा खासा डांट दिया था कि ईमान का ख्याल रखा करे। खुद भी सारा दिन ईमान का अच्छे से ख्याल रखती थी वो। कुछ दिन बाद जख्म मुंतमिल होने पर ज़ारा के साथ वो अपने घर पहुंची तो सबके चेहरों पर खुशी बिखर गई। ईमान को पास बिठाए आमना ने शिकवा किया कि वो अपनी माँ को भूल गई है जाते ही। ईमान उनकी बात सुनकर फीकी सी हंसी हंसी। अब वो क्या बताती माँ को कि उस पर आए दिन क्या गुजरती है। आलमदीन, राफिया, सादिया, हसन, आबाद, आमना सभी उसके आसपास जमा थे। काफी देर उनके साथ बैठने के बाद ईमान का दिल ये अपने बाप से भी बात कर ले, फिर पता नहीं फिर कब बात हो। उनको वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई तो कमरा अभी तक उसका वैसा ही था। एक दो बार नंबर डायल किया मगर फिर बंद मिला। फिर उसने ताहिर के नंबर पर वॉइस मैसेज छोड़ दिया, जब नंबर ऑन करे तो उससे बात कर ले। उसने एक नजर आसपास दौड़ा। अपना कमरा, इतने प्यार करने वाले घर, नरम बिस्तर, 6 महीने गुजर गए थे इन सबसे दूर हुए। आंखों में आया पानी साफ करते यही सब सोचते हुए नींद की वादियों में उतर गई। ईमान की आंख उस वक्त खुली जब उसकी आंखों में आमना की चीख की आवाज आई। या अल्लाह खैर। जल्दी से दुपट्टा ठीक करती हुई नीचे की तरफ भागी। सीढ़ियों से उतरते ही उसके कदम वहीं थम गए। सामने उसका बाप साकित पड़ा था। अभी कुछ देर पहले ही तो वो याद कर रही थी अपने बाप को। उसको क्या पता था उसका बाप खुद उस तक पहुंच जाएगा। तब्दीली ये थी कि वो दूसरों के कंधों पर आया था। ताहिर को ऑपरेशन पर भेजा गया था, जिसके मुकाबला करते वक्त उसकी जान चली गई। जो कपड़ा उसके ऊपर डाला गया था वो पूरा खून से भर चुका था। आमना की तो उन्हें देखते ही चीखें निकल गई थी। बाकी सबका भी यही हाल था। आमना से अब्बू, ताहिर को पुकारते ईमान होशो खौच से बेगाना हो चुके थे। अब्बास ने जल्दी से उसे उठाकर पास पड़े सोफे पर लेटा दिया। देखते ही देखते सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। पूरे घर में मातम का माहौल था। आलमदीन ने रो रो कर सब्र किया। उनके बेटे ने शहीद होकर उनका सर फखर से बुलंद कर दिया था। राफिया चाहे दिल को जितनी तसल्ली दे देती, मगर अपने कोख जाए को इस हाल में देख गम से निढाल हो चुकी थी, जिन्हें हसन ने संभाला था। आमना को खुद भी समझ नहीं आ रहा था ईमान को संभाले या खुद को संभाले। आशिर और अब्बास तो तदफीन की तैयारी करने में मसरूफ थे। ताहिर की हालत भी ऐसी न थी कि ज्यादा देर उन्हें रखा जाता। जैसे ही तदफीन के लिए ताहिर को उठाने मर्द आए, ईमान ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। आमना बड़ी मुश्किल से उसे कमरे में ले गई थी। अबू क्यों चले गए अम्मी हमें छोड़कर? ईमान के सब्र का बंध आज टूट चुका था। ईमान, सब्र करो बच्चे, आपको फख्र होना चाहिए। ऐसे शख्स की बेटी हो जिसने एक मुल्क के लिए जान दे दी। कैसे सब्र करूं मैं? मुझे भी उनके साथ जाना है, प्लीज रोके उन्हें। आमना के गले लगी, फूट फूट कर रो दी तो आमना का जब भी टूट गया, मगर उन्होंने मुंह से आवाज नहीं निकाली। वक्त का काम है गुजरना, तो गुजर ही जाता है। मगर ईमान के चेहरे की मुस्कुराहट भी ले गया वो साथ। ताहिर को शहीद हुआ 1.5 साल हो चुका था और ईमान को आशिर की जिंदगी में आए 2 साल। इन 1.5 साल के अरसे में ईमान बिल्कुल बदल गई थी। थोड़ी देर किसी से बातचीत कर लेती तो कर लेती, वरना खामोश ही रहती। ज़ारा और राबेल ने बहुत कोशिश की उसे हंसाने की, कि दोबारा पहला जैसा नॉर्मल बनाने की, मगर ये खामख्याली ही रही। आशिर उसे कभी मार देता, डांट देता तो कभी ईमान को फर्क ना पड़ता। जो कह देता ईमान खामोशी से कर देती।
फिर जिंदगी में वो दिन आ गया जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। आशिर अपनी पसंद की शादी करके अपनी दूसरी बीवी को घर ले आया था। ज़ारा और परवेज़ ने बहुत लड़ाई की उससे, मगर उसका कहना था कि ईमान को वो बीवी नहीं मानता, ना उसने कभी ईमान को बीवी होने का हक दिया। फिर कैसी शादी? वो एक मासूम लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं बसा सकता। आलमदीन को जब पता चला तो वो हसन के लिए उनके घर पहुंच गए। सारी सूरत-हाल जानने के बाद आलमदीन ने ईमान को देखा। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गम, बस चुपचाप वहाँ खड़ी रही। ठीक है, फिर इसे तलाक दो। अभी। मुझे मैं इसे किसी मज़ीद तकलीफ बर्दाश्त करने नहीं दूँगा। आलमदीन ने आशिक को देखकर अपना फैसला सुनाया। सब दम साधे बैठे थे, कहने को कुछ बचा ही ना था। मुझे मंजूर है। ईमान ताहिर आलम, मैं अपने पूरे होशो-हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। आशिर को और क्या चाहिए था? वहीं खड़े-खड़े उसने तलाक दे दी और एक तरफ हो गया। यही तो वो चाहता था। ईमान से छुटकारा। आखिरी बार तलाक बोलने पर ज़ब्त के बावजूद एक आंसू टूटकर ईमान की घनेरी पलकों से नीचे गिरा, जिसे उसने अपने आंचल से जल्दी पोंछ लिया। ये रिश्ता तो कभी बना ही ना था, मगर आज उनके दरमियान नाम का रिश्ता भी खत्म हो चुका था। आज से हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं आशिर परवेज़। ज़ारा तुम इसकी माँ हो। सोच लो, अगर तुम लोग इसके साथ ताल्लुक़ रखते हो तो इस घर में तुम सबके लिए कोई जगह नहीं होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। आलमदीन ने रौबदार लहजे में उन्हें बावर कराया था। ज़ारा के लिए दोनों बातें ही आजमाइश से कम न थीं। एक तरफ बाप, दूसरी तरफ बेटा। मगर उनके कुछ कहने से पहले ही परवेज़ ने उठकर आशिर को उसकी बीवी समेत घर से बाहर निकाल दिया। ये कहकर के जिस बेटे ने अपने माँ-बाप का मान नहीं रखा, उन्हें ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं। फैसला हो चुका था। उन्होंने आशिर का साथ छोड़कर आलमदीन का साथ दिया। गलत को छोड़कर सच का साथ दिया। सबको रोता छोड़कर आलमदीन और हसन ईमान को अपने घर ले आए। हसन ने उसे बेटे का दर्जा दिया था, जैसे उनके लिए आबाद था वैसे ही ईमान। ईमान की हालत देख आमना एक दफा फिर से टूट गई। सब कुछ तो खत्म हो चुका था, उनके पास बचा ही क्या था? शोहर ने साथ छोड़ दिया और बेटी को भी माजूर कहकर छोड़ दिया गया था। इन हालात में हसन, सादिया, आबाद और यहाँ तक कि राफिया ने उन्हें हिम्मत दिलाई। आमना तो अपना गम भूलकर खामोश हो जाती, मगर ईमान की तबीयत में चिड़चिड़ापन और जिद बहुत बढ़ गई थी। उसने अपना इलाज करवाने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह उसकी मायूसी थी। आशिर के रवैये और लोगों की बातों ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। हाल डॉक्टर आबाद, ये लें, आप ये मेरे कैबिन में भूल आए थे। नूरुल ऐन ने आबाद के कैबिन में आकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। ओह, मुझे याद नहीं रहा, थैंक यू। नूर, आबाद ने मोबाइल लेते उसके हाथ से शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, मैं फ्री थी तो ले आई। वैसे आपका वॉलपेपर बहुत जबरदस्त है। उसकी बात सुनकर आबाद का चेहरा खिल उठा। लगता है कोई खास है। हाँ, बहुत खास है। वाह, वैसे है कौन मोहतरमा जिसने इतनी सारी लड़कियों के अरमानों पर पानी फेर दिया? शी इज़ माई वाइफ। ये सारा इल्ज़ाम सरासर गलत है। मेरी वाइफ बहुत मासूम है। आबाद ने वॉलपेपर पर हाथ फेरा, जहाँ ईमान का हंसता हुआ चेहरा था। ये तस्वीर आबाद ने चुपके से ली थी, जब वो ताहिर के होते हंस कर उनसे बात कर रही थी। मुबारक हो, फिर तो आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नूर ने हंसते हुए उससे शिकवा किया। बस सब जल्दी में हो गया, इसलिए मौका ही नहीं मिला। फिक्र मत करें, बहुत जल्द रिसेप्शन पार्टी दूंगा सबको। ग्रेट, हमें इंतजार रहेगा फिर तो। चले, मैं चलती हूँ फिर, वरना डांट ना बढ़ जाए सर से। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर बहुत सख्त थे। काफी बार उन सबको डांट पड़ चुकी थी, इसलिए नूर डरती थी कि कहीं क्लास ना लग जाए। अब बाद ने सर हिलाया तो जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चुका था। ईमान उसके सामने नहीं आई थी। अब बाद ने भी उसे टाइम दिया था, मगर कल से ही उसका दिल बेचैन था। ईमान को एक बार देखने का दिल कर रहा था। रात भी उसने काफ़ी कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर कोई जवाब ना आया। सारी रात उसके अस्पताल में गुजरी और फिर शाम होने को आई थी, मगर घर जाने का टाइम नहीं मिला। हार्ट अटैक के दो केसेस एक साथ आ गए थे जो उसे हैंडल करने थे। एक वक्त में दो मरीज और एक साथ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था बात के लिए, मगर नामुमकिन नहीं। अब वो बिल्कुल फ्री था तो स्टाफ को इन्फॉर्म करता घर की तरफ निकल गया। दादी, ईमान कहाँ है? घर में दाखिल होते ही बात को सामने राफिया बैठी नजर आई तो हल्के से उनके कान में सरगोशी की। क्यों? राफिया ने भी उसी के अंदाज में पूछा। एक हफ्ता हो गया मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा, प्लीज बता देना। आबाद ने मुंह बनाया। अपने कमरे में है। राफिया ने मुस्कुराकर ईमान के कमरे की तरफ इशारा किया। थैंक यू। आबाद ने उनकी गाल खींची तो राफिया ने उसे थप्पड़ लगा दिया। ईमान के कमरे की तरफ जाते रास्ते में सादिया के हाथों में पकड़ा सेब भी उचक लिया। पीछे वो अफसोस से सर हिलाती वापस किचन में चली गई। ईमान, आबाद आवाज देता नॉक किए बिना ही कमरे में दाखिल हुआ। ये कौन सा वक्त है सोने का? माथे पे शिकने लिए उसकी जानिब बढ़ा, जो कंप्यूटर लिपेटे छुपी हुई थी। आबाद ने झुककर उसके चेहरे से कंफर्ट हटाया तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ईमान के माथे पर हाथ रखते परेशानी से पीछे हुआ तो क्योंकि उसे तेज बुखार हो रहा था। ईमान, बनोदगी में उसने जवाब दिया। आबाद अपने रूम से भागकर मेडिसिन बॉक्स ले आया, फिर ईमान का सर ऊंचा करके उसके मुंह में दवाई डाल दी, जो उसने मुश्किल से खाई। दवाई देकर बेड की दूसरी तरफ उसके पास बैठ गया, कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। थोड़ी देर बाद ईमान कसमस आई, शायद उसे ठंड लग रही थी। आबाद ने वार्डरोब से दूसरा कंफर्टर निकाल कर उसके ऊपर डाल दिया। एक पूरी रात और दिन का थका वो भी आसरा मिलते वहीं पर ही सो गया था। ईमान की आंख खुली तो आबाद उसकी दूसरी तरफ बैठे बैठे ही सो रहा था। आबाद को अपने पास बैठे देख हैरत और गुस्से से बेड से उठकर नीचे उतर गई। उठो। दूसरी तरफ आकर ईमान ने आबाद का झंझोड़ा। क्या हुआ?
ईमान की इस तरह उठाने पर आवाज झटके से उठ बैठा, परेशान नजरों से उसे देख रहा था। तुम यहाँ कैसे आए और मेरे पास सोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ईमान ने तीखी नजरों से उसे देखा, जो अभी भी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। तौबा है, रात को बुखार था और अब देखो कैसे चीख रही हो। मेरी बीवी का कमरा है, अब वैसे भी मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ईमान की हालत देख अबाद उसे मजीद चिढ़ाने लगा। कौन सी बीवी? कोई बीवी नहीं है यहाँ, निकलो यहाँ से। हद है, यानी पहले जबरदस्ती निकाह कर लिया, मेरे कमरे में भी पहुंच गए। तुम्हारे झुटलाने से सच नहीं बदल जाएगा डियर वाइफी। या अल्लाह, तुमने मेरा सुकून गारत कर रखा है अबाद। अब चाहते क्या हो तुम? वो जी छुई। तुम्हें? ईमान अबाद आलम को चाहता हूँ मैं। सुकून मैंने नहीं, तुमने मेरा गारत कर रखा है। अच्छे खासे डिसेंट से आदमी को पागल बना दिया है तुमने। आबाद ने आंख मार कर ईमान को देखा, जो अब गुस्से से उससे घूर रही थी। मरो तुम यहाँ, मैं जा रही हूँ। आबाद को हिलता ना देख वो खुद ही कमरे से जाने लगी। अच्छा यहाँ आओ। बेड पर बैठे ही वो ईमान को अपनी तरफ बुलाने लगा। किस खुशी में? ईमान ने मशकूक नजरों से उसे देखा, जिसके चेहरे से तो यही लग रहा था कि वो संजीदा है। बुखार देखना है बस, फिर चला जाऊंगा पक्का। आबाद ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। नहीं है, अब तुम जाओ। ईमान ने वहीं से उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं कैसे मान लूं? वो बजिद हुआ। यहाँ आओ, मुझे देखने दो, वरना भूल जाओ कि मैं यहाँ से कभी हिलूंगा। दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाकर उसने बेड पर टिका दिए। ये लो देखो। ईमान ने अपनी कलाई उसके आगे कर दी तो बात सीधा होकर उसे खींचकर अपने पास बिठा गया। अब बात, यार तबीयत खराब है, बैठ जाओ, इसीलिए वहाँ क्या हुआ है? आंखें बड़ी की एक हाथ से ईमान की कलाई थामे ईमान के पीछे इशारा किया तो वो ईमान भी उसी तरफ देखने लगी। और इसी बात का फायदा उठा चुका था वो। जल्दी से उसके गाल पर होंठ रखते हुए पीछे हो गया। अब बात, ईमान जोर से चीखी। ये क्या हरकत है? बदतमीज, निकलो मेरे कमरे से अभी। अपने कलाई उसके हाथ से छुड़ाकर जल्दी से फासले पर खड़ी हो गई। ईमान का बस नहीं चल रहा था उसका सर फाड़ दे। ईमान क्या हो गया है? उसकी आवाज सुनकर सब लोग वहां पहुंच गए। पता नहीं अम्मी, मुझे नहीं बता रही, आप ही शायद पूछे। बुखार, बता दे, बुखार तो उतर गया है। अपनी हंसी जबकि बड़ी चालाकी से सारी बात ईमान पर डाल चुका था। ईमान क्या हुआ है बच्चे? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? राफिया उसके पास आकर बैठ गई। कुछ नहीं दादी, वो। ईमान को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। ऊपर से आबाद की हरकत से शर्म से सर झुकाए बैठी थी। आबाद, सच सच बताओ, क्या कहा है तुमने इसे? हसन ने आबाद को गुस्से से देखा। पापा सच में, आप पूछ लें अपनी बहू से, मैं तो बस बुखार चेक कर रहा था। ईमान ये सच कह रहा है क्या? बताओ मुझे। सादिया ने भी ईमान से पूछा। कीड़ा था बेड पर बस। अब जाएं आप लोग, मेरे सर में दर्द है, मुझे आराम करना है। उनके सवालों से बचने के लिए उसने उठकर सबको बाहर भेज दिया। तुम निकलो अब। आपकी बार उसने उसे ही आराम से कहा। वैसे शोहर को कीड़ा बोलना अच्छी बात नहीं होती, खुद को कीड़ा कहना उसे अच्छा नहीं लगा था। अब की बार मैं कॉल या मैसेज करूं तो जवाब आना चाहिए, वरना अगली मुलाकात मेरे कमरे में होगी। ईमान अबाद आलम हल्के से उसका हाथ दबाता वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे ईमान ने जल्दी से दरवाजा बंद किया कि कहीं दोबारा आ ही ना जाए। अगला सारा दिन उसका मसरूफ था। थोड़ा सा टाइम निकाल कर बैठा ही था कि उसके कुछ फ्रेंड्स आ गए, जिन्हें उसकी शादी का पता चल चुका था। आबाद की एक भी सुने बगैर उसे ट्रीट लेने के लिए बाहर ले गए। बहुत मुश्किल से उसने वहां से जान छुड़ाकर ईमान को कॉल की तो कोई जवाब नहीं मिला। ईमान, कॉल उठाओ प्लीज। एक के बाद एक कॉल मैसेज करता है। गुस्से में उसने मोबाइल ऑफ किया। यही चाहती हो तो यही सही, अब रूबरू मुलाकात होगी। ईमान, यहाँ हो बेटे। सादे ने उसे कमरे में बुलाया जहाँ हसन और वो मौजूद थे। जी चाची। ईमान बेटा, जो कुछ आबाद ने किया उसकी तरफ से हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं। हसन ने ईमान से माफी माफी मांगी। चाचू प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करे, इसमें आपकी क्या गलती? ईमान बेटा, बात ने जो किया वो तरीका गलत था, मगर उसका इरादा नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। हमारे लिए अब बात से पहले तुम हो, इसलिए अपने दिल से बुरे ख्याल निकाल दो। सादिया ने आबाद की तरफ से ईमान का दिल साफ करना चाहा। आबाद को अच्छे से जानती थी ईमान को लेकर आबाद कितना केयरिंग था। जी चची, मैं कोशिश करूंगी। ईमान इतना सा कहकर खामोश हो गई, मगर अंदर से वही जानती थी कि ये अल्फाज कितनी मुश्किल से उसकी जुबान पर निकले थे। कुछ देर बाद सादिया ने उसे इधर उधर की बातें की, जिस पर ईमान जी अच्छा कहकर खामोश हो जाती। दादू, आप रुखसती करें ईमान की, बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता। घर आते ही आबाद सैयद आलम दीन के कमरे में आ गया। तुम बहुत बेसब्रे होते नहीं जा रहे आजकल? उन्होंने पूछा। हाँ तो और क्या करूं, आराम से उसे खुद से दूर जाता देखूं। आप तो मुझसे बात करना दूर, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती। हाँ तो काम ही ऐसा है, तुमने काम ही ऐसा क्या है? तुम क्या समझते हो, निकाह हो गया तो फिल्मों की तरह हीरोइन की तरह दौड़ी चली आएगी तुम्हारे पास? उसके दिल में जगह बनाओ अपने लिए। आलमदीन ने उसे मशवरा दिया। कैसे जगह बनाओ? अब बात तो करे वो। बस आप कुछ करें, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। खबरदार, अब अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया, मैं करता हूँ कुछ। आलमदीन ने उसे घूरा, जो दांत निकालते वहीं बैठा हुआ था। ईमान बेटा, बाहर निकला करो, सारा दिन कमरे में क्यों रहती हो? सब तुम्हारे अपने हैं। आमना ने अपनी गोद में सोई ईमान के सर पर हाथ फेरा। मेरा दिल नहीं करता अम्मी, खामोशी में रहना अच्छा लगता है। मगर सब तुम्हारे अपने हैं यहाँ। मैं जानती हूँ अम्मी, मैं नहीं जानती वो अपना सारा काम छोड़कर मुझ पर तरस खाएं। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो गुस्सा हुई।
क्यों तरस खाएंगे तुम पर? इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो ईमान? खुदा का शुक्र पढ़ो। हाथ तो दिया है ना? अब्बास ने कहा तो है ठीक हो सकता है, तुम खुद मना कर चुकी हो। और लोग भी तो हैं दुनिया में जिन्हें तुमसे ज्यादा दुख मिले हैं जिंदगी में, मगर हर रोज अपनी सुबह हंसते हुए करते हैं, एक नई उम्मीद के साथ। तुम्हारी तरह कमरे में मुंह छुपाकर पड़े नहीं रहते सारा दिन। और हाँ ईमान, अब्बू ने पूछा था मुझसे रुखसती का, मैंने हाँ कर दी है। उनकी बात पर ईमान झटके से उठी। बस बहुत हो गया ईमान, 2 साल से ऊपर का अरसा होने को है। तुम अभी तक वहीं अटकी हो। माजी से बाहर आओ, मुस्तकबिल को मौका दो। मुझे यकीन है तुम्हारा मुस्तकबिल शानदार होगा। अब बात तुम्हें खुश रखेगा, खुद को तैयार करो। 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है। अगर ताहिर जिंदा होते तो उनका भी फैसला यही होता। ताहिर की बात सुनकर ईमान ने बिना एतराज किए आमना का फैसला मान लिया। ईमान के हाँ करते ही पूरे घर में फिर से खुशी का माहौल था, सिवाय एक इंसान के, वो राबेल थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी राबेल आबाद को अपने दिल से निकाल नहीं पा रही थी। रिसेप्शन की सारी तैयारी हसन और आलमदीन ने देख ली। ईमान ने कहीं जाने से मना किया तो उसकी शॉपिंग आमना और सादिया ने मुकम्मल कर ली। सारी तैयारियों में ज़ारा और परवेज भी पेश पेश थे, जबकि राबेल ने खुद को मसरूफ कर लिया था। आबाद को जब पता चला ईमान मान गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिसेप्शन का फंक्शन रात के वक्त रखा गया था, इसलिए पार्लर वाली को आमना ने घर पर ही बुला लिया था। इस तकरीब में सभी लोगों को दावत दी गई थी जिनसे उनकी थोड़ी भी जान पहचान थी। आबाद के हॉस्पिटल का सारा स्टाफ इनवाइटेड था। आबाद ने ब्लैक कलर की शलवार के साथ ब्लैक ही थोड़ा सा ऊंचा कमीज पहना हुआ था, जिसके ऊपर ब्लैक और गोल्ड कलर की वास्केट थी। आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बालों को ब्रश करने लगा, फिर उन्हें जेल से लगाकर अपने मखसूस स्टाइल में सेट किया। हाथ में सिल्वर कलर की घड़ी डाली जो उसके लिए बहुत खास थी। ताहिर ने उसे डॉक्टर बनने की खुशी में गिफ्ट की थी, और फिर अपनी पसंदीदा खुशबू उठाकर खुद पर छिड़काव किया। एक ताहिराना नजर खुद पर डालते बाहर चला गया, जहाँ सब उसके मुंतजिर थे। ईमान की सी ग्रीन कलर की मैक्सी थी जिस पर गोल्ड का काम किया गया था। दुपट्टा गोल्ड कलर का था जिसके चारों तरफ पेज ब्लैक कलर का पेज लगा हुआ था। मेकअप उसने सबके कहने के बावजूद लाइट रखाया था, फिर भी वो गजब का निखार आया था। कहीं से भी वो शादीशुदा या बात से बड़ी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे देखकर किसी गुड़िया का गुमान होता। उसके तैयार होने के बाद आमना और सादिया दोनों ने ले जाकर उसे आबाद के पास स्टेज पर बैठा दिया। राफिया सबसे मिलकर एक तरफ बैठ गई थी। कुछ दिनों से उनके जोड़ों में दर्द था। आलमदीन, हसन, आमना और सादिया मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। ज़ारा और परवेज के साथ राबेल भी आई थी, जो उन दोनों से मिलकर राफिया के पास ही आ गई। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ? आबाद ने ईमान के कान में सरगोशी की। क्यों, भंग पीकर आए हो क्या? ईमान ने एक नज़र उस पर डालना गवारा ना की। भांग का नशा इतना कहाँ जो तुम्हें देखकर मुझे चढ़ जाता है। तमीज से बैठो, बेहुदा हरकत करने की जरूरत नहीं है। आपकी बात दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हाय, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। बाकायदा उसकी आंखों में देखता वो गाना गा रहा था तो ईमान घबराकर मेहमानों को देखने लगी। अब बात चुप हो जाओ प्लीज। अभी वो आगे गा रहा था जब ईमान ने उसका हाथ पकड़कर खामोश होने का लिए कहा। डरपोक, अच्छा चलो। आबाद ने ईमान का हाथ पकड़कर उसे चलने का कहा। कहाँ? यार मैं यहाँ नमूना बनकर नहीं बैठ सकता, चलो तुम्हें अपने स्टाफ से मिलवाता हूँ। ईमान ने इनकार करना चाहा, मगर उसे खुद भी अजीब लग रहा था इस तरह बैठना, तो आबाद की बात मानकर स्टेज से नीचे उतर गई। आबाद उसका बायां हाथ थामे अपने स्टाफ के पास ले गया, जहाँ कुछ नर्स और लेडी डॉक्टर्स भी थी। सबसे मिलवाते हुए आबाद ने खुशी से उन्हें बताया ईमान उसकी वाइफ है। ईमान ने 2-3 बार उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर कहीं शर्मिंदगी का नामो निशान तक ना था। बाकी सबने भी खुश होकर उन्हें मुबारकबाद दी तो ईमान को भी अच्छा लगने लगा। किसी ने उसकी खामी का जिक्र तक नहीं किया था। ईमान को डॉक्टर नूर के पास छोड़कर आबाद दूसरे मेल डॉक्टर के पास चला गया। हाय, मैं राबेल की दोस्त हूँ। इस लड़की ने अपना हाथ ईमान की तरफ बढ़ाया तो ईमान ने बायां हाथ आगे कर दिया। शायद आपको नहीं पता है, राइट हैंड आगे करते हैं, उसने कहा। सॉरी, मेरा राइट हैंड मूव नहीं करता। ईमान को लगा शायद उसे मालूम नहीं, इसलिए खुद ही बता दिया। राबेल वहाँ बैठी है। ईमान ने खुद ही उस तरफ इशारा किया जो राफिया के साथ बैठी थी, उन दोनों से बेखबर। ओह थैंक यू। वैसे ऐसा क्या किया आपने कि डॉक्टर अब्बास जैसे हैंडसम बैचलर ने आपसे शादी कर ली? उसने अजीब सी नजर ईमान पर डाली। मतलब? ईमान ने पूछा। मतलब साफ है, आप कहाँ और कहाँ वो। वैसे डॉक्टर अब्बास हैं बहुत बड़े दिल के, देखे ना उन्होंने कैसे एक मासूम लड़की को निकाह में ले लिया। हर कोई इतना कहाँ बड़ा दिल रखता है। ओह माफ कीजिएगा, मेरा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं था, मैं तो बस वैसे ही। कोई बात नहीं। ईमान की आंखें पानी से भर आई तो सर झुकाकर उसने मुश्किल से कहा। रुको। आबाद जो ईमान के पास से आ रहा था उनकी सारी बातें सुन चुका था। हाय, उसने आबाद के पुकारने पर खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आबाद ने नोटिस नहीं लिया, जो कि वो शर्मिंदा होकर पीछे खींच चुकी थी। आबाद 2 कदम आगे चलकर ईमान के पास आया और उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर सामने मौजूद लड़की को देखा। देखिए मिस, जो भी आपका नाम है, खैर मुझे जानने की जरूरत नहीं। आप होती कौन है मेरे घर आकर मेरी ही बीवी की इंसल्ट करने वाली? मेरी बीवी आपसे 1000 गुना बेहतर और प्यारी है। अगली बार आने की जहमत मत कीजिएगा, आप जा सकती हैं। मुझे और मेरी वाइफ को आपकी विशेष की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ आई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर मगर मैं तो। वो लड़की कुछ बोलने लगी। जस्ट गेट लॉस्ट आई सेड।
वहाँ मौजूद मेहमानों की परवाह किए बिना 2 मिनट के अंदर आबाद ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उसे बेइज्जत करके रख दिया अब वो ईमान के सामने सर झुकाए खड़ी थी। राबेल ने दूर से ही आबाद को देख लिया था, उसे अंदाजा लगा लिया कि वो गुस्से में है। उनके सामने अपनी फ्रेंड को खड़ा देख उधर ही आ गई। क्या हुआ? तुम जरा ढंग के दोस्त बनाया करो, जिन्हें ये बताओ कि किसी के घर मेहमान बने तो कैसे पेश आते हैं। अपना सारा गुस्सा राबेल पर निकाल रहा था वो, जिसे बात का पता भी ना था। मगर हुआ क्या है? तुम्हारी दोस्त मेरी बीवी को बातें सुना रही थी, थोड़ी तमीज सिखाओ उसे। और हाँ, जितना जल्दी हो सके इसे चलता करो, वरना इसकी गर्दन दबा दूंगा मैं। उसके अंदाज से तो राबेल का हलक खुश हो गया था। अपनी दोस्त का हाथ पकड़ती वो बाहर ले गई। इधर देखो मेरी तरफ। आबाद ने ईमान का चेहरा पकड़कर ऊपर किया, जहां उसकी आंखों में मानो समंदर ही उतर आया था। उफ पागल, दूसरों की बातों पर दिल पर मत लिया करो। इस तरह तो लोग जीने ही नहीं देंगे। हम अपनी जिंदगी अगर लोगों के कहे के मुताबिक भी चलेंगे ना, तब भी वो खामियां निकालने से बाज नहीं आएंगे। अपना रुमाल निकालकर खुद ही ईमान के आंसू साफ करने लगा। इस वक्त दोनों बहुत करीब खड़े थे। लोग उन्हें देखते हंसने लगे। सादी और हसन तो बहुत खुश थे, उन्हें इतनी प्यारी बहू जो मिली थी। और कुछ लोगों ने तो बाकायदा उनकी तस्वीर भी उतार ली थी, जिनमें आलमदीन भी शामिल थे। मेहमानों को खाना सर्व किया गया तो सब खाना खाने लगे। ईमान खामोशी से अपनी जगह बैठी रही। सबके सामने उल्टे हाथ से खाना उसे अजीब लग रहा था। फंक्शन खत्म हुआ। आमना और सादिया ने उसे जाकर आबाद के कमरे में बिठा दिया। तब जारा और परवेज भी यहीं आ गए। परवेज ने उसकी झोली में तोहफा रखकर उसके सर पर हाथ रखा। जारा ने भी ईमान को प्यार दिया। ईमान और आबाद के लिए दोनों बहुत खुश थे। वो तो ही इतनी प्यारी और मासूम सी, खुद ब खुद उसकी तरफ दिल खींचा चला जाता था। ईमान, जो हो गया वो माजी था। मेरी बेटी, अब आगे की तरफ देखो। अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दो। तुम्हें खुश देखकर ताहिर की रूह भी खुश होगी मेरा बच्चा। राफिया ईमान का हाथ चूमकर सबको लेती कमरे से बाहर निकल गई। काफी देर ईमान इसी हालत में बैठी रही। आबाद का इंतजार करती रही, मगर फिर उसे याद आया कि वो क्यों इंतजार कर रही है उसका। जल्दी से उठी तो उसका कपड़ों का बैग था ही नहीं। फिर सोचा शायद वार्डरोब में हो। वार्डरोब खोलकर देखा तो सिर्फ आबाद के कपड़े ही लटक रहे थे। अम्मी मेरा सामान रखना भी भूल गए, अब क्या करूं? उंगली को दांतों में दबाए सोचने में मसरूफ थी, जब कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। जल्दी से मैक्सी संभालती वो सोफे पर बैठी। आबाद कमरे में आया तो सोफे पर बैठी ईमान परेशानी से लब काट रही थी। उसे इस तरह देख आबाद ना चाहते हुए भी हंसी निकल गई। फिर दरवाजा बंद करता हुआ सामने पड़ी खाने की ट्रे उठाकर उसकी तरफ ले आया। ये सब करने की जरूरत नहीं। आबाद ने हाथ बढ़ाकर उसके लबों को दांतों से आजाद करवाया। खाना खाओ। प्लेट में खाना निकालकर खुद ही निवाला बनाकर ईमान की तरफ बढ़ाया। मुझे भूख नहीं है। हम लड़ाई बाद में कंटिन्यू करेंगे, खाने से क्या दुश्मनी? आबाद ने उसे कहना चाहा। एक दफा कह दिया है ना, मुझे भूख नहीं है। ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया अभी। वो गुस्से से बोली। तो मैंने कब कहा है कि माफ करो? मैं तो कह रहा हूँ खाना खा लो बस, वरना पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी। अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, खुद से बातें मत बनाओ। ईमान ने उसे टोका। वो भी बात ही कर रही थी जब उसके पेट से सच में आवाजें आना शुरू हो गई। ईमान ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। लो खा लो, आई प्रॉमिस। उसके बाद मैं आराम से बैठकर सारी डांट सुनूंगा। अब की बार ईमान ने आराम से उसके हाथ से निवाला खा लिया। उसे आराम से खाते देख आबाद मजीद निवाला बनाकर उसे खिलाने लगा। अब बोलो, मैं तैयार हूँ। खाने से फारिग होते ही आबाद सीधा होकर ईमान के पास बैठ गया। उसका रुख मुकम्मल ईमान की तरफ था। मुझे कुछ नहीं कहना। ईमान ने एक बार भी देखना जरूरी न समझा तो आबाद ने उसे खींचकर गले लगा लिया। आबाद छोड़े मुझे। आबाद के इतने करीब आने पर ईमान बिल्कुल बौखला गई। उसने कब आबाद का ये रूप देखा था? उसकी कुर्बत से ईमान की हथेलियां पसीने से भीग गई। अब वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर एक हाथ ऊपर से और वो कमजोर जान। इस बेजान सी मजामत का कोई फायदा नहीं, इसलिए अपनी बेकार की कोशिशें छोड़ दो। मैं तुम्हारे दिल की बात सुनने का मुंतजिर हूँ। एक हाथ से उसकी कमर की गिरफ्त मजबूत किया, दूसरे हाथ से उसके सर अपने सीने से लगाए वो बैठा था। मुझे कुछ नहीं कहना प्लीज आबाद, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। इस तरह बैठे ईमान की सांसें बंद होने को थी। आंखें बंद करो अपनी, अगला हुक्म आया। नहीं, ईमान ने मना किया। करो। उसने फिर से कहा। नहीं, मुझे नहीं करनी, तुम पीछे हटो। आंखें बंद करो ईमान, आबाद ने सख्ती से कहा। अब की बार ईमान ने उसकी बात मानकर सच में आंखें बंद की। क्या महसूस हो रहा है बताओ मुझे? मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे दिल की हर एक बात, हर दुख मैं सुनना चाहता हूँ। ईमान, अपने अंदर के दुख को बाहर निकालो, तभी तुम आइंदा जिंदगी में खुश रह पाओगे। अब बात के खामोश होते ही कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। अब उसे सिर्फ ईमान की सिसकियां सुनाई दे रही थी। आबाद ने उस पर थोड़ी सी गिरफ्त मजबूत की, जैसे अपने होने का एहसास दिलाया हो। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है मैं सबके सामने कितना शर्मिंदा हुई? सब क्या सोचते होंगे? मैंने अपने से छोटे लड़के से शादी कर ली। मैं सुन रहा हूँ। आबाद फिर से बोला। तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। मेरी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम डॉक्टर हो, लोग क्या कहेंगे? तुमने एक मजदूर से शादी कर ली। एक और सिसकी। अच्छा, आबाद ने उसे और बोलने के लिए उसका उकसाया। आशी ने मुझसे कहा था मैं किसी की बीवी बनने के लायक नहीं। बात करते इस बार वो फूट फूट कर रो दी। आबाद कुछ नहीं बोला। यही तो वो चाहता था कि ईमान अपने दिल का बोझ हल्का कर ले।
ईमान थोड़ी देर बाद खुद ही खामोश हो गई। अब्बू अब्बू भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उनकी खुशी के लिए किसी को आशिर के बारे में नहीं बताया। कितना खुश थे वो ड्यूटी पर जाने से पहले मुझसे मिलने भी आए थे। मुझे अकेला छोड़ गए। एक और चीज़ की, आशिर ने भी मुझे मारा सिर्फ इसलिए कि मुझसे एक हाथ से काम नहीं होता, मगर मैंने कोशिश भी की थी, फिर भी सब खराब हो जाता था। वो मुझसे नफरत करता था। इसमें मेरा क्या कसूर अगर मैं ऐसी हूँ? तुम जानते हो मुझे बिस्तर पर भी नहीं सोने देता था। 2 साल मैंने सर्दी गर्मी ऐसे ही फर्श पर सोकर गुजारा। मुझे बहुत दर्द होता था और एक दो बार मैं पप्पा को बताने गई, मगर वहाँ भी वो आ गया। एक दिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा वो ठीक हो रहा है, शायद मेरे लिए उसका दिल नरम हो गया, मगर मेरी गलत फहमी थी। ईमान खामोश हुई। कहो ईमान, इबाद ने फिर से कहा। एक दिन जब पप्पा वाले कोई घर नहीं थे तो उसने मुझे कहा कि चलो बाहर आग पर सेक बनाते हैं। मैं खुश होकर चली गई। फिर सेके बनाते वक्त उसने मुझसे कहा, आग जलाओ, थोड़ा धुआं हो रहा है। मैं जैसी झुकी, उसने जानबूझकर गरम सेक मेरी गर्दन पर लगा दी। दर्द से मेरी चीख निकल गई थी। जब उसने टिश्यू उठाकर सारे मेरे मुंह में डाल दिया। उस दिन अल्लाह से मैंने दुआ की थी, मुझे इस जिंदगी से छुटकारा दे दे, वरना मैं इस रोज रोज अजाब सह सहकर मर जाऊंगी। उससे अच्छा है कि अब्बू के पास चली जाऊं। उस दिन मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा, इसीलिए किसी को बता नहीं सकी। मेरे हाथ का बना खाना भी उसने फेंक दिया, ये कहकर के मैं गंदी हूँ, एक हाथ है मेरा। चुप हो जाओ। आबाद ने अपनी आंखें मीची, फिर आंखों को खोला तो बिल्कुल लाल थी। आंसू आंखों से निकलकर गाल पर बह रहे थे, जो थोड़ी सी होकर ईमान के बालों में जज़ब होने लगे। मैं बहुत अनलकी हूँ आबाद, ईमान ने हल्की सी आवाज में हिचकी ली। गलत। तुम अनलकी नहीं हो, वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। बस अब भूल जाओ सब। कल से ही तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी, जिसमें दुख नहीं होंगे। और ये बात निकाल दो अपने दिलो दिमाग से कि मैंने तर्स खाकर तुमसे शादी की है। मैं बहुत जल्द तुम्हें साबित कर दूंगा। अब बात करने के बाद भी ऐसे ही ईमान को लिए बैठा रहा। कुछ देर बाद ही उसे ईमान की सांसें तेज महसूस हुई। आबाद के कंधे पर सर रख के उसके हाथ की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई थी। वो समझ चुका था ईमान सो चुकी है। आराम से उसे उठाकर बेड पर ले आया, अच्छी तरह कंफर्टर उड़ाकर खुद बालकनी में आ गया। सुबह ईमान की आंख खुली तो आबाद कमरे में नहीं था। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर सारी रात की बातें एक एक करके याद आती गई तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गई। ये क्या कर दिया ईमान? वो क्या सोचेगा? उफ। कुछ नहीं सोच रहा मैं, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। मुझे यकीन है अब तुम हल्का महसूस कर रही होगी। आबाद कमरे में आते ही उसके दिल की बात समझकर जवाब दे चुका था। वो मैं ईमान को समझ नहीं आई थी क्या कहे। क्या मुसीबत है, घूर क्यों रहे हो? अपनी खिफत मिटाने को उस पर चढ़ दौड़ी। मैं कब घूर रहा हूँ? वैसे भी मेरे घूरने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आबाद चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया तो ईमान मजीद पीछे की तरफ सिमट गई। क्यों? मेरे ऊपर तुमने अपना नाम लिख रखा है? बात बोलकर ईमान खुद ही पछताई थी। आबाद से बहस करने के चक्कर में ये तक भूल गई कि वो क्या कह रही है। वैसे तुम कह भी सकती हो ऐसा, मिसिस आबाद हसन आलम। आबाद ने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। उसकी आंखों में बसे जहान को देखकर ईमान के दिल की धड़कन सौ के स्पीड पकड़ी। बाकी बातें बाद में, उठो चलो तुम्हारा सामान ले आया हूँ। सुबह तुम्हारे कमरे से उठो चलो, फ्रेश होकर आओ। माहौल को नॉर्मल बनाते हैं बाद ने उसे वॉशरूम की तरफ धकेल दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद ईमान वॉशरूम से बाहर आए तो उसने हल्के पीले रंग का घुटनों से नीचे आता फ्रॉक पहन रखा था, साथ व्हाइट दुपट्टा और व्हाइट ट्राउजर था। काले बाल, ज्वेलरी सारी को उतार चुकी थी। चेहरे पर मेकअप का निशान तक ना था। आबाद ने नोट किया कि वो झिझक रही है। बैठो। आबाद ने ड्रेसिंग के आगे रखी चेयर पर उसे बैठने का इशारा किया। ईमान के बैठते ही उसके बाल बनाने लगा, जो कुछ देर पहले उसने वीडियो में देखे थे। काफी बार वो ताहिर को भी इस तरह बाल बनाते देख चुका था। उधर ईमान भी आगे पड़े आईने में देख रही थी, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी इधर से बाल लेता और कभी दरमियान वाले पकड़ लेता। यार ये बन क्यों नहीं रहा? वीडियो में मैंने ऐसे ही देखा था। कंघा हाथ में पकड़े हुए अफसोस से उसे देख रहा था। आबाद ने इतनी अजीब सी शक्ल बनाई कि ईमान को हंसी आ गई, मगर वो कंट्रोल करके बैठी रही। आबाद ने दोबारा वीडियो ऑन करके आईने के पास रख दी। खुद भी साथ साथ बनाने लगा था। वीडियो में लड़की ने आगे के बालों की फ्रंच बनाते पीछे के बालों का बन बनाया था। आबाद से फ्रंच नहीं बन रही थी। वो 2 बल देकर थोड़े और बल उठाता तो पहले वाले वापस खुल जाते। यार ये इसको खुद को बनाना क्या आता है? खुद तो टॉप समझ रही है। इंसान तमीज से बताए, ऐसे सिखाते हैं भला? तब पर उसने मोबाइल ही बंद कर दिया। इस बार ईमान हंसी थी और जोर जोर से हंसी। पूरे कमरे में उसकी हंसी गूंज रही थी। आबाद ने आईने में उसका सुरखुदा चेहरा देखा। कल की निस्बत आज उसके चेहरे पर रौनक बढ़ गई थी। इसी पल आबाद को उसमें पिछली ईमानी की झलक नजर आई तो उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। यही तो वो चाहता था, उसे जिंदगी की तरफ लाना, और वो हो रहा था। ईमान, ये क्या है? ईमान के जाते ही राफिया ने जोर से उसे डांटा तो सब हैरानगी से उसे देखने लगे। खुद जो वो कुर्सी पर बैठ रही थी वापस सीधी हुई। क्या हुआ दादी, मैंने क्या कहा? ये क्या सर झाड़ मुंह फाड़ क्या हाल बनाकर तुम नीचे आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता नई नवेली दुल्हन ऐसे नीचे नहीं आती? खुद के लिए नई नवेली दुल्हन सुनकर ईमान को शर्मिंदगी ने आन गिरा था और बात के चेहरे पर मुस्कुराहट ने डेरा डाल। मगर दादी,
चुप हो जाओ तुम, जाओ जाकर तैयार होकर आओ, शाबाश। ईमान बुरे बुरे मुंह बनाती वापस कमरे में चली गई तो सब लोग उसी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो होंठों पर हल्की सी रेड कलर की लिपस्टिक लगी थी और ड्रेस भी चेंज करके उसने व्हाइट और रेड कलर का कामदार सूट पहना था जिसके गले और बाजू पर ही काम था। उसे देखकर राफिया ने अपना सर पीट लिया मगर बोली कुछ नहीं। सबके नाश्ता करने के बाद राफिया दोनों को लेकर अपने कमरे में चली गई। बैठो दोनों। राफिया के कहने पर ईमान और अबाद दोनों सोफे पर बैठ गए मगर अलग अलग कोनों में। राफिया ने उन्हें देखकर अफसोस से नफीमत से हिलाए जैसे कह रही हो कि तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। लाकर खोलकर उसमें से 3 बॉक्सेस निकालकर उन्होंने बात को थमाए तो वो खुद हैरान होकर उन्हें देखने लगा। पहनाओ अपनी बीवी को। जो कंगन तुम लेकर आए थे वो कहाँ है? बीवी को देने के लिए है या खुद के लिए ही रख लिए? तोबा दादी क्या कह रही हैं? दिमाग से निकल गया था, कमरे में ही है। अब ने जल्दी से कान पकड़े वरना तो राफिया का क्या भरोसा, 2 4 लगा ही देता। आज के बाद में से इस हाल में ना देखूं वरना तुम्हारी खैर नहीं। राफिया ने ईमान की जगह बात को झाड़ पिला दी। ईमान ने एक हाथ से ज्वेलरी तो पहनने से रही इसलिए आवाज की क्लास लग गई थी। दादी मैं बाद में पहन लूंगी प्लीज। इतनी सारी ज्वेलरी देख अभी से घबराहट होने लगी थी मगर राफिया की आंखें दिखाते ही वो खामोश हो गई। अबाद ईमान का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले आया था, खुद उसके सामने ही बैठ गया। पहला बॉक्स खोला तो उसमें से गोल्ड की भारी चैन थी और 7 कानों के बुंदे भी थे जो आम रूटीन में पहने जा सकते थे। थोड़ा सा उसका दुपट्टा पीछे करके उसके कानों में बुंदे डाले, फिर पीछे होकर ईमान की चैन पर नजर डाली तो वो सुर्ख हो रहा था और फिर चैन उठाकर उसके गले में डालने लगा। आबाद को अपने हाथ नजर नहीं आ रहे थे इसलिए चैन का हुक नहीं लग रहा था। इसी कोशिश में उसकी उंगलियां बार बार ईमान की गर्दन से मस हो रही थी जिसे वो बार बार अपने कंधे हिला रही थी। 1 2 बार कोशिश करने के बाद जब ना हुआ तो उसे ईमान के करीब होना पड़ा। तुम तमीज से नहीं पहना सकते, बार बार मुझे ठंडे हाथ क्यों लगा रहे हो? ईमान की सरगोशी कान में पड़ता ही बात का कहका निकल गया जिस पर राफिया भी उसे देखने लगी। आबाद क्या मसला है? सॉरी दादी, वो मुझे एक बात याद गई थी इसीलिए। आपकी बात उसने जानकर हुक लगाकर दोनों हाथ ईमान की गर्दन पर इर्द गिर्द रख दिए। राफिया का ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं था इसलिए देख ना पाई। ईमान ने जल्दी से उसकी टांग पर चुटकी खाती जिससे वो पीछे हो गया। अब तुम्हें क्या मसला है? दादी ये मुझे तंग कर रहा है। ईमान रोनी सूरत बनाकर राफिया को बताने लगी। ईमान क्या बचपना है ये, आराम से बैठो, शोहर है तुम्हारा, ये क्या तरीका है? राफिया ने ईमान की बातों का कोई और मतलब अखास कर लिया तो ईमान तो कहकर बुरी तरह फंस चुकी थी। अब मुझे आवाज ना आए, समझे दोनों? उंगली उठाकर उन्होंने दोनों को वार्निंग दी। अब बात दांत निकालते उसकी रोनी सूरत देख रहा था, फिर आराम से दूसरा बॉक्स खोला जिसमें रिंग थी। रिंग उसकी उंगली में डालने के बाद आखिरी बॉक्स खोला तो उसमें पायल थी। दादी ये ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी अब ये कौन पहनता है? ईमान ने इल्तिजा की। अब बात तुम पहनाओ, मैं देखती हूँ कैसे नहीं पहनती है। राफिया अपना काम छोड़कर उनके सर पर खड़ी हो गई। ईमान के मना करने के बावजूद आबाद ने नीचे बैठकर पायल उसके दोनों पैरों में डाल दी। ईमान, आबाद ने उसे टेक्स्ट किया। ईमान जवाब तो दो प्लीज। ईमान क्या है? अबाद के मुसलसल आते मैसेज देख वो चिढ़ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बात करनी है, कमरे में आओ। मुझे नहीं आना। ईमान ने मना किया। ईमान, आपके बाहर गुस्से वाला इमोजी साथ था। मेरा सर मत खाओ अबाद। ईमान ने मैसेज करके मोबाइल को पावर ऑफ कर दिया था। रात का वक्त था और इस वक्त वो सादिया और आमना के पास बैठी बातें कर रही थी। आबाद उसे बैठने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर हुई थी जब आमना के कमरे का दरवाजा खुला और आबाद अंदर दाखिल हुआ। सर्दी की वजह से आम से ट्राउजर शर्ट के साथ उसने गर्म शॉल ओढ़ रखी थी। पैरों में जुराबे डाले वो बगैर जूते के ही आ गया था। क्या हुआ है और तुम बिस्तर से निकलकर यहीं आ गए हो क्या? सादिया ने उसे इस हाल में देखकर अपनी हंसी दबाई। चची कार्टून बनकर आ गया है। ईमान ने उनके कान में सरगोशी की, कहीं वो सुन न ले। मैं ईमान को लेने आया हूँ, कब से मैसेज कर रहा हूँ मगर ये आ ही नहीं रही तो मैं खुद आ गया। उसकी बात सुनकर ईमान ने उसे घूरा तो सादिया और आमना की हंसी निकल गई। आबाद को कहाँ परवाह थी उनकी। ईमान को कलाई से थामता खींचता हुआ अपने कमरे में ले आया। क्या है? ईमान ने पूछा। मुझे नींद आई है। तो मैं क्या करूं? आबाद मुझे क्यों यहाँ लाए हो? ईमान को समझ नहीं आ रहा था उस पागल को क्या कहे। तुम कुछ मत कहो, बस मेरे सामने रहो, ठीक मेरे सामने। ईमान के गाल को छूता वो सोफे पर नींद दराज हो गया। ईमान बेड पर लेटने लगे तो उसे इस तरह सोफे पर देखकर उठ गई। तुम यहाँ जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं ईमान, तुम आराम से सो जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, ताकि तुम्हें जुकाम हो जाए और फिर दादी से मुझे डांट पड़ जाए। उसकी बात पर ईमान की तेवरी चढ़ी। तुम्हें अभी तक याद है मुझे ठंड बहुत जल्दी लगती है? आबाद ने चेहरा ऊंचा करके ईमान को देखा। हाँ, जब वक्त मिलता था हमारी लड़ाई, अब्बू का लाड, अम्मी की बातें, चचा चची का प्यार, दादा दादी, सबको याद करके दिल बहला लेती थी। मैंने मैं एक बार में चोरी भी मिलने आ रही थी, मुझे लगा 5 कदम का फासला है, जल्दी आ जाऊंगी। फिर क्या, जैसे ही बाहर निकली सामने वो मौजूद था। उसी वक्त घर वापस आ गया, मुझे आराम से कमरे में ले गया। मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं वो क्या करे। क्या क्या उसने फिर? सवाल करते बाद ने अपने दिल को मजबूत किया। ईमान थोड़ा सा मुस्कुराई। ये हंसी बात को उसके गम का पता दे रही थी। वही जो ऐसे मर्द करता है। मुझ पर हाथ उठाया उसने। दुख इस बात का नहीं कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, या या मुझे दुख इस बात का होता मेरा कजन होकर उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। मेरा अपना होकर उसने मेरे साथ गैरों जैसे से भी बदतर सलूक किया था।
ईमान अब्बाद ने बोलना चाहा। मैं ठीक हूँ अब्बाद, तुम यहाँ आ जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी, मैं वहाँ सो जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मना किया तो। ठीक है, मगर मुझे लगा कि तुम्हें परेशानी हो रही थी, खुद बेड पर ले आऊंगा, फिर शिकवा मत करना। अब्बाद ने साथ में उसे वार्न किया। ठीक है। ये कहते अब्बाद बेड पर आ गया तो ईमान सोफे पर उसकी जगह पर जाकर लेट गई। रात को वक्फे वक्फे से उसे देखता रहा, मगर ईमान बिल्कुल आराम से सो रही थी। अब्बाद भी उसे देखते वापस लेट। अब वो ये सोच रहा था कि जो लड़की 2 साल तक बगैर बिस्तर के फर्श पर सो सकती है, वो सोफे पर तो और से भी आराम से सो सकती है ना। अगली सुबह अबाद ईमान को लेकर जारा के घर आया तो कुछ देर वहां सब बातें करते रहे। उसे फिर से लेकर कब्रिस्तान आ गया। चलो मेरे साथ। ईमान को कार से बाहर निकालते वो ताहिर की कब्र के पास आया, फिर नीचे बैठकर एक हाथ कब्र पर रखा। तुम्हें याद है ईमान, तायाबो ने मुझसे वादा लिया था कि एक बार जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। ईमान भी उसके पास नीचे बैठ गई। तायाबो ने कहा था कि तुम दोनों बड़े हो गए और अबाद तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। जब मैं ना हो तो ईमान का ख्याल रखा करो। जैसी ईमान है वैसी ही तुम हो। अबाद की आंखें नम हुई थी। हाँ, और तुमने कहा था। जी ताया, फिक्र मत करें, ईमान का पूरा ख्याल रखूंगा मैं। तुमने उनकी हथेली पर अपना हाथ रखकर वादा किया था। दोनों ही ताहिर की कब्र के सामने बैठे बीटी बातों को लफ्ज पर लफ्ज दोहरा रहे थे। आज वो नहीं है ईमान, मगर मुझे मेरा वादा याद है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ताया अब्बू से क्या वादा मरते दम तक निभाऊंगा। आज यह लाने के पीछे भी मेरा यही मकसद है। तुम जानती हो मैं ताया अब्बू के सामने झूठ नहीं बोल सकता। पापा से बढ़कर ताया अब्बू से प्यार था। पापा के साथ मेरी लड़ाई अक्सर होती रहती थी, मगर ताया अब्बू ने की मैंने हमेशा इज्जत की थी, कभी उनकी बात को नहीं टाला। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें मैं जानती हूँ। आज मैं तैयबू के सामने तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे यकीन है इसके बाद तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अब बात की बात सुनकर ईमान ने भी उसकी आंखों में देखा। मैं मानता हूँ जो हुआ उसका तरीका गलत था, मगर तुमसे शादी करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब बात की बात सुनकर ईमान ने अपना हाथ उसके हाथ से खींचना चाहा तो आबाद ने गिरफ्त मजबूत कर दी। तुमसे शादी का ख्वाब मेरा बहुत पहले का था, जानती हो ईमान। आशिर से तुम्हारी शादी के पहले से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू सो मच ईमान। अबाद, ईमान ने उसे रोकना चाहा। नहीं, आज तुम्हें सुनना। मैं दादा से बात करने वाला था, मगर तुम्हारी शादी आशिर से हो गई। इस वक्त मेरी उम्र नहीं थी। सब मुझे बच्चा समझते थे। तुम मुझसे 2 साल बड़ी थी। आशिर से तुम्हारी शादी के बाद इसलिए मैंने पुप्पो के घर आना कम कर दिया था। जब जब तुम्हें किसी और के साथ देखता था, पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। शायद तुम्हें बचकाना बातें लगी, मगर ये सच था। फिर मैंने अपनी सही तवज्जो पढ़ाई में लगा दी। मुझे डॉक्टर बनना था। इसकी बड़ी वजह तुम्हें भूलने की नाकाम कोशिश थी। देखते ही देखते पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपना करियर सेट किया। मुझे लगा तुम्हें भूल चुका हूँ, तब तक बचपन भी कहीं पीछे रह चुका था, मगर जब दोबारा तुम्हारा सामना हुआ तो मैं पहले वाला बात बन गया। ईमान सांसें रोके बात को सुन रही थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो सच कह रहा है। तायप्पू की वफात पर मैंने मुश्किल से खुद को संभाला, मगर तुम्हें इस हाल में देखकर मैं खुद टूट गया था। उसके बाद तुम बिल्कुल चुप हो जाती थी, अजीब बातें करती थी जिसकी समझ ही ना आती। मेरा दिल क्या वजह जानू, मगर ये सोचकर झटक दिया कि शायद तायब्बू के दूर होने की वजह से ऐसी हो गई हो। एक दिन अचानक दादू और पापा तुम्हें लेकर आए थे। तुम कुछ बोल नहीं रही थी। दादू और पापा की आंखें भी नम थी। जब ताई भी जोर जोर से रो रही थी। सब अम्मी ने बताया कि तुम्हें तलाक हो गई है, जिसकी वजह से आशिर ने दूसरी शादी कर ली। और मैंने तुम्हें कभी बीवी का दर्जा उसने तुम्हें कभी बीवी का दर्जा दिया ही नहीं था। दादू ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। उस रात मैं बहुत रोया था, ये सोचकर कि पता नहीं तुमने इतने दिन कैसे सब बर्दाश्त किया होगा। मैंने तैयबू से किया अपना वादा निभा नहीं। ईमान, तुमसे शादी मैंने तरस खाकर नहीं की यार। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतने साल तुमसे जुदा रहकर भी देख लिया, मगर तुम्हारी मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है। और इतनी कि अब तुम मुझसे दूर जाती हो तो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा दिल निकाल दिया हो। उसकी बातों के सहर में ईमान इस कदर खो चुकी थी कि उसकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। होश तो तब आया जब आबाद ने अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू चुन लिए। कुछ कहोगी नहीं? आबाद की आंखों में आस थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईमान ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। हद है, मैंने इतना तो फर्स्ट पोजीशन लेने पर भी मैं इतना नहीं बोला था जितना अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए बोल गया हूँ। अब तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ईमान की बात सुनकर अबाद को हैरत का झटका लगा था। अबाद, मुझे यकीन है तुम सच कह रहे हो, बट वो हिचकिचाई। खुलकर कहो अपनी बात। अबाद ने उसे कहने का मौका दिया। मुझे कुछ वक्त दो प्लीज। ईमान ने अपनी आंखें झुकाई। बस इतनी सी बात, जितना वक्त चाहिए ले लो। मैं इसी में खुश हूँ कि तुमने मेरी बात का यकीन कर लिया है। कल चले हम। ईमान खड़ी हुई तो बात को जगह का ख्याल आया। तुम्हें नहीं लगता वैसे मैं दुनिया का पहला मर्द हूँ जिसने कब्रिस्तान में अपनी मोहब्बत का इजहार किया होगा? आंखों में शरारत थी। उसने फिर से ईमान का हाथ पकड़ लिया। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तुम किसके हुए हो? अब तमीज से चलो और शुक्र करो लोग नहीं थे, वरना तुम्हारा जूते खाने का भी पूरा प्लान था। ईमान ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। कितनी नाशुक्री हो यार तुम। इतने अच्छे इजहार के बाद तुम मुझे खिसका हुआ बोल रही हो। आबाद ने उसे शिकवा गया। मैंने तो नहीं कहा था कि तुमसे इज़हार करो। मुझे तो लगता है तायब्बू आपकी बेटी ने मुझे इग्नोर करने का स्पेशल कोर्स कर रखा है। उसके जवाब न देने पर आबाद ने पीछे मुड़कर ताहिर की खबर की तरफ देखा।
ईमान भी रुककर हैरत से इसे देखने लगी। एकदम हवा का झोंका आया तो मट्टी उड़कर आबाद की आंखों में चली गई। इस वक्त दोनों कब्रिस्तान से बाहर मौजूद थे, जहां से ताहिर की कब्र साफ नजर आती थी। मिल गए जब मुझे तो लगता है अब्बू ने तुम्हें सजा दी होगी, और करो मेरी उनसे बुराई। ईमान को खुद अपनी सोच पर हंसी आई थी। यार देखो तो सही, मट्टी आंख में चली गई है, कैसी बीवी हो तुम। बार बार मुझे याद मत दिलाओ, मालूम है मुझे, और ये कोई फेज नहीं है कि मैं आकर तुम्हारी आंख में फूंक मारूं। तुम्हारी जेब में रुमाल मौजूद है, वो निकालो और खुद साफ कर लो। आराम से कहती ईमान कार में जाकर बैठ गई। आबाद सर आ बढ़ता खुद ही अपनी आंख पे रुमाल रखता कार में आ गया। आलम, आपने ज़ारा को अपनी बात से आज़ाद कर देना चाहिए। राफिया ने कुरान पाक पढ़ के उसे बंद किया। मैंने कब कैद किया? बेड से टेक लगा। अचानक राफिया की बात पर वो हैरान हुए। आशिर की बात कर रही हूँ मैं। राफिया ने कुरान पाक को गुलाफ में लपेट कर उसकी जगह पर रखा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी राफिया। आशिर की बात सुनकर आलमदीन का मूड खराब हो चुका था। क्यों नहीं करनी? आपने ईमान के लिए उसे सजा दी थी। ईमान को अल्लाह की रजा से अच्छा हमसफर मिल चुका है। अभी कुछ इख्तिलाफात हैं दोनों में, मगर मुझे वो दीवार भी गिरती हुई महसूस हो रही है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, देखिएगा आप। आमीन। आलमदीन अब उठकर राफिया की बात सुनने लगे थे। मैं ये नहीं कहती कि आप उसे यहाँ आने की इजाज़त दो, मगर वो अपने घर जा सकता है। वहाँ उसका खानदान है, एक बहन है, माँ बाप है। अपनी बेटी का सोचो। एक माँ का दिल है। मैं जानती हूँ आशिर के लिए तड़पती होगी, और राबेल उसका भी एक भाई है। क्या चाहती हो अब? आलमदीन ने राफिया की बात मुकम्मल होने से पहले पूछ ली। यही कि आप उन लोगों पर पाबंदी मिटा दें। मैं नहीं चाहती कि अब किसी की आह लगे। खुदा खुदा करके खुशी आई है हमारे घर में, और ना सही तो मेरे लिए ही मान जाए। बहुत खूब। हर पैंथरा आता है आपको मुझको राजी करने का। आलमदीन ने उनको बात को और ही रुख दे दिया था। बिल्कुल, बीवियों को आना भी चाहिए, क्या पता कब काम आ जाए। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा, मगर ध्यान रहे वो यहाँ नहीं आए। जैसे आपकी मर्जी। मैं भी नहीं चाहूंगी ईमान के सामने उसका बीता हुआ कल आ खड़ा हो जाए, और बेशक अल्लाह दरगुजर करने वाले को पसंद करता है। आलमदीन के मान जाने पर अब राफिया मुतमईन थी। अम्मी दे, मैं धो देती हूँ बर्तन, आप दूसरा काम कर लें। ईमान ने आमना के हाथ से प्लेट ले ली। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ बेटा, आराम करो, मैं कर लूंगी। आमना ने उसे प्यार से पिचकारा। कुछ नहीं होता अम्मी, मैं बोर हो रही थी, सिर्फ 2 प्लेटें ही हैं, कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगी। ईमान बेटे, आप आराम करो, अब बाद आता ही होगा, जाओ कमरे में। सादिया जो उसे बहस करता देख रही थी, वहां से भेजना चाहा। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? मैं पराए घर में नहीं हूँ, इसी घर में हूँ। मेरा भी यही है, ससुराल भी। आप दोनों फिक्र मत करें, किसी से शिकायत नहीं करूंगी। ईमान ने हंसते हुए दोनों को देखा तो आखिर आमना और सादिया उसकी बात मानकर दूसरा काम देखने लगी। ईमान ने एक हाथ से प्लेट धोई, जब किसी ने डिश बार उसके हाथ से ले लिया। अब वो खुद कफ के बटन खोलकर आस्तीन ने ऊपर चढ़ाकर प्लेटें साफ कर रहा था। अबाद, तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। ईमान ने पानी का नल बंद कर दिया। अपनी बीवी की मदद कर रहा हूँ, और क्या। अबाद ने हंसते हुए ईमान को प्लेट दिखाई। तुम खुद मरीज हो, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गए। गुस्से से पैर पटकती ईमान किचन से बाहर। पिछले 1 महीने से वो उस तरह ईमान को कोई भी काम करने नहीं देता था। जो काम ईमान करने लगती खुद आकर करने लगता, जिसकी वजह से वो चिढ़ जाती। आज भी ये हुआ था। अब किचन में आबाद खुद खड़ा बर्तन धो रहा था। अबू, आप भाई को माफ कर दें प्लीज। राबेल रात के वक्त उनके कमरे में आ गई थी। राबेल, इस बारे में कोई बात नहीं। परवेज साहब ने स्पाट चेहरा रखते उसे आगे बोलने से बिल्कुल रोक दिया। अबू, जितनी वो सजा भुगत चुके हैं इतनी काफी है, और गलतियां इंसानों से ही होती है ना। ईमान के साथ मुझे भी हमदर्दी है, मगर मुझे भाई की याद आती है। आप माफ कर दें उन्हें प्लीज। राबेल, मुझे एतराज इस बात पर नहीं कि वो किसी और से शादी करना चाहता था। ज़ारा को भी मैं पहले ही कह चुका था, मगर उसने कहा कि बच्चा है, शायद अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करना चाहता है, बाद में ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो कैसे वो हमारी आंखों में धूल झोंककर बिन बाप की बच्ची के साथ इतना जहर जाना सलूक करता था, और हमें खबर ही ना होती। आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होती? राबेल ने पूछा। नहीं, और शायद तुम भूल रही हो, उसने माफी मांगने की कोशिश तक नहीं की हमसे। चलो एक बार कॉल ही करके हालचाल पूछ लेता, तुम्हारा या ज़ारा का ही सही। परवेज, राबेल की बात से मुत्फिक हूँ मैं। आलमदीन जो उस तरफ आया था राबेल की बात सुनकर कमरे में दाखिल हुए। नाना, आप आए, बैठे ना। राबेल ने खुद खड़े होते आलमदीन को जगह दी परवेज के साथ बैठने की। क्या कहना चाहते हैं आप चाचू? देखिए बेटा, इस वक्त मैं गुस्से में था तो फैसला। अब मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, तुम आशिक को वापस बुला लो। मुझे कोई एतराज नहीं, ना हमारे माँ बहन रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा। मगर मगर क्या चाचू? उन्होंने पूछा। मैं चाहूंगा आशिर उस घर ना आए। ईमान की जिंदगी में अभी खुशी आई है, आशिर का सामना होते ही वो माजी की तल्ख यादों में फिर से उलझ जाएगी। जी ठीक कह रहे हैं आप चाचू, फिक्र मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। मुझे भरोसा है तुम पर। आलमदीन ने परवेज के हाथ पर अपना हाथ रखा। अब तो आप मना नहीं करेंगे ना? आलमदीन के जाते ही राबेल खुश हो गई। राबेल, उसे हमारी परवाह नहीं है, तुम खामखा में जिद लेकर बैठ गई हो। परवेज ने हाथ में पकड़ी डायरी बंद करके टेबल पर रख दी। एक बार कोशिश तो करने दें अम्मी के लिए प्लीज। ठीक है, कर लो कोशिश। थैंक यू अबू। राबेल थैंक यू सो मच बोलती पीछे से राबेल के परवेज के गले में बाहें डाली, और फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल। अबाद, कहाँ हैं आप? ईमान आमना से बातें करके कुछ देर बाद अपने कमरे में आई तो बेड पर अबाद मौजूद ना था। अबाद, ईमान आवाज लगाती बेड के पास आई तो वहां पर एक चिट पड़ी हुई।
मेरी तबीयत खराब थी इसलिए टेरेस पर जा रहा हूँ, परेशान मत होना। चिट पड़ते ही ईमान की परेशानी पर बल आए। तबीयत खराब है तो छत पर जाने की क्या तुक बनती है, मुझे तो समझ नहीं आती इनकी। चिट को एक तरफ फेंकती वो कमरे से बाहर निकली। अब बा ईमान जो उसे आवाज दे रही थी सामने का मंजर देखकर मुंह खुल गया। सरप्राइज, कैसा लगा? आबाद ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखी। अच्छा है। ईमान जल्दी से आगे हुई तो आबाद भी सीधा हुआ। आपने तो कहा था कि तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, ऐसे तो कभी ना आना था तुमने, इसलिए ये सब करना पड़ा। आबाद ने हंसते हुए उसे देखा। मुझे नींद आने लगी है। आबाद आबाद से वो हिचकिचाई। बिल्कुल नहीं, मेरा प्लान बर्बाद मत करो। कितनी देर लगी थी ये सब कुछ करने? एक तरफ मेज और कुर्सियां रखी थी, दरम्यान में एक बड़ी कैंडल थी जहाँ ईमान खड़ी थी और उससे 2 कदम आगे गुलाब की पत्तियों से सोई लिखा हुआ था। टेरिस को खूबसूरत रेड पर्दों से कवर किया गया था, साथ हार्ट शेप गुब्बारे लगे थे। देखने में ही सब एक ख्वाब जैसा लग रहा। उसकी तैयारी देखकर तो लगता था कि आज माफी लेकर ही रहेगा। आबाद की बातों पर यकीन तो उसी दिन वो कर चुकी थी। आज तक आबाद ने अपने अंदाज से सब सच साबित कर दिया था, मगर इतनी जल्दी बताने का ईमान को कोई इरादा ना था। चलो भी। आबाद ने ईमान का हाथ पकड़कर उसे सोचों से बाहर निकाला। मुझे काम है बहुत। जल्दी से उल्टे कदमों वापस मुड़ी। भागते हुए ईमान सीढ़ियों से 2 स्टेप ही उतरी थी जब आबाद ने पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने कहा ना मुझे काम है, छोड़ो मुझे। आबाद के हाथ में आया अपना दुपट्टा निकालने के लिए वो जोर लगाने लगी। अब तुम फजूल कोशिश कर रही हो यार, कमाल की बीवी हो। मैंने जबरदस्त डिनर का बंदोबस्त किया है, तुम ऐसे भाग रही हो मानो रेस में हिस्सा ले लिया है। कैसी हरकत है ये? और मैं डिनर कर चुकी हूँ पहले ही। उसने मना करना चाहा। ये तो तुम्हारी गलती है। फिर मैंने अभी खाना नहीं खाया। चलो, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आबाद ने हाथ में पकड़ा उसका दुपट्टा थोड़ा सा खींचा। अच्छा अच्छा, दुपट्टा तो छोड़ो पहले मेरा। ये लीजिए, छोड़ दिया। ईमान के मान जाने पर वो वापस मुड़ा। अभी वो 1-2 स्टेप ही ऊपर गया था जब किसी के भागने की आवाज आई। ईमान! आबाद 2-2 स्टेप इकट्ठे पार करता उसकी तरफ बढ़ा। आज तुम बचकर दिखाओ मुझे। मुझसे महंगा मुझसे धोखा महंगा पड़ेगा तुम्हें। आबाद ने उंगली दिखाकर उसे वार्न किया। मुझे नहीं आना, मैं चाचू को बोलती हूँ अभी। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। दोनों ड्राइंग रूम में सोफे की चक्कर लगा रहे थे, ईमान बचने के लिए और आबाद उसे पकड़ने के लिए। बुला लो, मैं भी देखता हूँ आज तुम कैसे भागती हो मुझसे। आबाद घूमकर उसकी तरफ आया तो वो दूसरी तरफ चली गई। क्या मसला है? ईमान ने जिद होकर सामने रखा कुशन उठाकर उसकी तरफ उछाला जो आबाद ने पकड़ लिया। आबाद, मैं कह रही हूँ सब उठ जाएंगे, वहीं रुक जाओ। आबाद बड़ी स्माइल चेहरे पर लाता सोफे से 2 कदम पीछे हुआ तो ईमान को अंदाजा हो चुका था वो क्या करने वाला है। ईमान ने पाहे की जानिब दौड़ लगाई तो आबाद ने सोफे से ऊपर से छलांग लगाते 2 मिनट में उसे जा लिया। बस बहुत हुआ अब। हाँफते हुए ईमान के एक हाथ को थामे उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखते आबाद ने उसे कंधे पर डाल लिया। आबाद, नीचे उतारो मुझे। ईमान ने दबी आवाज में उसे पुकारा जो मजे से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जा रहा था। जोर से चिल्लाने का कोई फायदा तो था नहीं। अगर घर वालों को पता चल जाता तो ईमान को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। ऊपर आके पहले उसने दरवाजे को लॉक किया, फिर आराम से ईमान को ताट कर कुर्सी पर बिठा दिया। सॉरी। नीचे बैठकर उसने अपने कान पकड़े। ऐसे काम क्यों करते हो जिससे बार बार माफी मांगनी पड़े तुम्हें? बगैर उसे देखे ईमान ने तंज। मैं कहाँ करता हूँ, तुम ही मुझे मजबूर करती हो। अब सारा इल्जाम मुझ गरीब पर तो मत लगाओ। आबाद उठकर ईमान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तुम कहते हो मुझे, पहले तो आप कहते थे बड़ी हूँ मैं तुमसे। हाँ, वो पहले की बात थी। अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये लो खाना खाओ, हालांकि ठंडा हो चुका है तुम्हारे चक्कर में। उसके सामने प्लेट रखते बाद ने खाना डाला। खाना मजे का है। आबाद आवाज निकालता कि आंखों से ईमान को देख रहा था जो अभी तक वैसे ही बैठी थी। मुझे नहीं खाना, उसने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी बहुत टेस्टी है, मैं खा लूंगा। क्यों, सारा खा जाओगे क्या? उसने हैरानी से पूछा। मेरे लिए है तो मैं ही खाऊंगी। ईमान ने जल्दी से चम्मच उठाकर प्लेट अपनी तरफ की जिस पर आबाद ने दिल में खुद को दाद दी। खाने से फारिग होते ही आबाद ने हल्की आवाज में म्यूजिक प्ले किया। बगैर ईमान से पूछे उसका हाथ पकड़ के एक तरफ ले आया और डांस करने लगा। ईमान ने बोलना चाहा मगर आबाद हर बार उसे खामोश करवा देता। 2-3 स्टेप लेकर आबाद ने ईमान की कमर पर गिरफ्त बढ़ाकर उसे खुद से करीब किया। आबाद प्लीज। ईमान ने उसे रोकना चाहा। उसकी इतनी सी गुर्बत ईमान की हालत खराब कर रही थी। आबाद शायद किसी और ही मूड में था। मजीद करीब होते उसके कान के करीब। मुझे तुमसे मोहब्बत है, अपनी दिल की बात कहकर वो ईमान के कान की लू को चूम गया। ईमान ने उसका लम्स महसूस करते हैं बात के कोट को जोर से पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो ईमान, इस रिश्ते को एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी मुस्तकबिल में। अब बात ईमान को समझ नहीं आया था वो क्या कहे और कैसे कहे। प्लीज ईमान, वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। संजीदा तासरात लिए उसने ईमान का हाथ थामा। कत्ल? ईमान की आंखों में खौफ। हाँ तो और क्या। हर वक्त तुम्हारा सोचते ऑपरेशन में मरीज की कोई गलत रग कट गई तो कत्ल हो जाएगा ना। यूं। ईमान ने उसे बाजू पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिया तो वो जोर से हंसने लगा। मैंने कुछ मांगा है तुमसे ईमान? प्लीज। 1 महीना 8 दिन 22 घंटे और 10 मिनट का वक्त हो चुका है तुम्हें मेरी जिंदगी में। अब मैं चाहता हूँ हम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह जिंदगी गुजार। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ बात, बस बताया नहीं। जब तुमने अब्बू के सामने मुझसे कहा था तभी माफ कर चुकी थी मैं तुम्हें। नजरें झुकाकर ईमान ने उसे अपने दिल की बात बताई तो आबाद ने सुकून का सांस लिया। थैंक यू सो मच। एक और बात, सुबह हम लंदन जा रहे हैं।
अबाद ने बम फोड़ा। क्यों? ईमान ने हैरानगी से उसे देखा। आपकी सर्जरी के लिए। प्लीज एक चांस, वरना मुझे लगेगा कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। ईमान के कुछ कहने से पहले उसने इल्तिजा की। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। ईमान ने हार मान ली। ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी, मुझे यकीन है। अबाद की आंखें चमक उठी थी। राबेल, किसको बार बार कॉल कर रही हो तुम? ज़ारा सुबह से नोट कर रही थी, जो कब से किसी को कॉल कर रही थी। अम्मी भाई को कर रही हूँ मगर कॉल उठा नहीं रहे। रिंग तो जा रही है। मैंने उन्हें मेल किया है मगर जवाब नहीं आया। कोई बात नहीं, मसरूफ होगा। जब देखेगा तो तुमसे बात कर लेगा, फिर तुम यहाँ बुला लेना उसे। ज़ारा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार किया। जी अम्मी। ना चाहते हुए भी उसे मोबाइल रखना पड़ा, वरना उसे उसका दिल कर रहा था कि उठ कर जाए और आशिर को वापस ले आए। चलो शाबाश बच्चे, उठो, ऐसे उदास नहीं बैठते। किचन में आ जाओ, मेरी हेल्प करवाओ, तुम्हारा भी ध्यान बढ़ जाएगा। फारिग मत रहा करो। राबेल ने ज़ारा के जाते एक नज़र मोबाइल को देखा और फिर कमरे से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। अबाद ने नाश्ते पर पहुंचते सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम, सब जिसका जवाब सभी ने ऊंची आवाज में दिया था। अपनी जगह पर बैठकर अबाद अपनी ही धुन में ईमान की प्लेट से नाश्ता करने लगा। एक दो दफा ईमान ने आंखें दिखाई थी मगर खास फर्क ना पड़ा। अबाद, तुम भूल रहे हो, यहाँ सब मौजूद हैं। हसन ने तेज आवाज में टोका। नहीं तो पापा, मुझे मालूम है यहाँ सब मौजूद है और नाश्ता कर रहे हैं। तमीज से जवाब दिया। फिर तमीज सीखो थोड़ी। और ये क्या हरकत है? हसन का इशारा उसके खाने की तरफ था। ओह। होठों को गोल करते हैरत से सामने रखे नाश्ते को देखने लगा। तो क्या हुआ? मेरी बीवी है, अब क्या मैं उसके साथ नाश्ता भी ना करूं? वैसे भी प्यार बढ़ता है इकट्ठे खाने से। क्यों दादी? साथ में उसने राफिया बेगम से पूछा। बिल्कुल। तुम चुप करके खाओ। राफिया ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो बाद ने मुस्कुराकर हसन को देखा, जो हाथ में पकड़ा जूस का गिलास दो घूंट में खत्म करते नाश्ते की टेबल से उठ गए। मुझे देर हो रही है अब्बू, मैं चलता हूँ। क्यों? तुम क्यों जल्दी जल्दी खा रही हो? आराम से खाओ ना खाना। पापा ऐसे ही हैं। अबाद ने जानबूझकर ऊंचा कहा। हसन ने जाते जाते सुन लिया था और वहीं ईमान अब अबाद को आंखें दिखा रही थी। वो तो कब से ऐसे ही बैठी थी, उसने कब जल्दी जल्दी खाना खाया? क्या मतलब है आपका? जरा बताना पसंद करेंगे? हसन वापिस अबाद की तरफ आ चुका था। मैं तो ईमान से कह रहा था, आपको क्या कह सकता हूँ मैं? अबाद ने कंधे उचकाकर एक तरफ हो गया। चाहे जिससे भी थे, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं ऐसा ही हूँ? कैसा हूँ मैं? उन्होंने फिर से पूछा। अब ये तो अम्मी को ज्यादा पता होगा कि आप कैसे हैं। मुझे तो हर वक्त डांटते ही रहते हैं। अबाद की बात पर सादिया किचन से निकलकर बाहर आई तो आलमदीन ने अपना माथा पीटा। तुम अपने ऊपर गौर कर लो, तो मेरे रवैये का भी खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अपनी जुबान कम चलाया करो। हसन ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई। अरे पापा, गुस्सा तो ना हो, वैसे भी हम जा ही रहे हैं। हाथ साफ करते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मतलब? आमना ने हैरानगी से उसे देखा। लंदन की फ्लाइट है आज हमारी। ईमान की सर्जरी है, वहाँ हम लोग कुछ दिन पहले ही जाएंगे। अबाद ने आराम से सबको बताया जैसे आम सी बात। ईमान का सोचते सबने उन्हें खुशी खुशी इजाजत दी थी। आमना और सादिया ने मिलकर ईमान के साथ सारी पैकिंग भी करवाई थी। सब लोग उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए थे। राफिया तो 100 बार दोनों पर सूरतें पढ़ पढ़ कर दम कर रही थी। ईमान को भी खास तलकीन की थी, वहां जाकर खुद पर और अबाद पर दम कर दिया करें। दादी, मैं याद करवा दूंगा उसे, फिक्र मत करें आप। राफिया की बात सुनकर अबाद ने उन्हें हिसार में लेकर प्यार दिया। अल्लाह हाफिज। कुछ देर बातें करने के बाद अबाद सबसे इजाजत देता ईमान को लिए अंदर की जानिब बढ़ गया। ईमान, तुम यहाँ बैठो, अभी कुछ टाइम है, मैं आता हूँ पुप्पो से बात करके। ईमान को चेयर की तरफ इशारा करता अबाद बाहर की तरफ चला गया। अस्सलाम वालेकुम। आमना की उम्र की औरत थी जो आकर ईमान के साथ बैठ गई थी। वालेकुम सलाम। ईमान ने उन्हें देखकर सादा सा अंदाज में सवाल किया। बेटा, अकेली क्यों बैठी हो? उन्होंने पूछा। नहीं आंटी, मेरा कजन भी है साथ, बाहर गया है, कॉल आ गई थी इसलिए। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। ईमान को थोड़ा अजीब तो लगा था मगर क्या कह सकती थी, इसलिए जवाब दिया। ईमान। बहुत प्यारा नाम है, मेरे बेटे का नाम आजान है। उन्होंने खुद ही बताया। अब ईमान क्या कहती, इसलिए सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। ईमान चलो। आबाद वापस आया तो ईमान को एक औरत के साथ बातें करते देखा था। चलो। ईमान ने बात के आते ही वहां से अंदर की तरफ चल गई जहाँ फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। आबाद ईमान का हाथ पकड़ अपनी सीट पर बैठ गया। तभी उनके साथ वाली सीट पर एक लड़का और वही औरत आकर बैठ गए। देखो ना कैसी किस्मत है, तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिल गया। उस औरत ने मुस्कुराकर ईमान को देखा जो अब भी मुस्कुरा रही थी। ईमान, ये है अजान, मैंने बताया था ना, बहुत ही सुलझा हुआ बेटा है मेरा। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही वो खुद ही बातें करने लगी थी। कौन है ये? आबाद ने नागवार नजरों से लड़के को देखा और फिर ईमान से सवाल किया। मेरे चाचू का बेटा है। ईमान ने चिढ़कर जवाब दिया। एक तो कब से वो औरत उसका सर फाड़ रही थी और आबाद के सवाल। वो सिर्फ मैं हूँ, समझी? आबाद ने कहा। तोबा है आबाद, मुझे क्या पता कौन है। आंटी एयरपोर्ट पर मिली थी और ऐसे ही कह रही है। ईमान ने हल्की आवाज में सरगोशी की तो आबाद खामोश हो गया। जैसे ही एयर होस्टेस ने खाना सर्व किया तो कुछ ईमान के कपड़ों पर गिर गया। ईमान की जाते ही वो आबाद को देख रही थी। तुम इसके कजन हो? हाँ। आबाद ने हैरत से उसे देखा। बहुत खूबसूरत बच्ची है, मुझे तो बड़ी पसंद आई। इसके अब्बू क्या काम करते हैं? उन्होंने पूछा। जी, उनकी वफात हो गई है, आर्मी में थे। ओह अच्छा अच्छा, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह। ऐसा करो, अपने घर का एड्रेस दे दो मुझे। उन्होंने फिर से कहा। क्यों? अब की बार आबाद को कुछ गड़बड़ लगी। मैं अपने बेटे के लिए आना चाहती हूँ, तुम एड्रेस दे दो जल्दी। व्हाट? आबाद की तो उनकी बात सुनकर आंखें बाहर आ गई।
हैरानी की क्या बात है? उसने खौफी से अबाद को देखा। ईमान, तुम यहाँ आ जाओ मेरी सीट पर। ईमान के आते ही अबाद जल्दी से उठकर उसकी सीट पर बैठ गया, तो ईमान भी खामोशी से उसकी सीट पर बैठ गई, मगर हैरत की इंतहा न रही जब अबाद ने उसके हाथ को अपनी कैद में ले लिया। तुम यहाँ क्यों आ गए हो? मुझे ईमान को अपने बेटे से मिलवाना था। अच्छा एड्रेस तो दो। उन्होंने फिर से कहा, नहीं है मेरे पास। अबाद उसे जवाब देकर आंखें मूंद गया। सुनो। थोड़ी देर बाद दोबारा उसने अबाद का हाथ हिलाया तो उसे उठकर बैठना पड़ा। झूठ क्यों बोल रहे हो? मत बताओ, मैं उससे खुद ही पूछ लूंगी। तुम तो बहुत बिगड़े हुए लग रहे हो। नाक सुखड़े वो अबाद को कह रही थी। ईमान जो आंखें बंद किए हुए बैठी थी, अपने कानों से उनकी बातें सुनते मजे ले रही थी। अच्छा तुम इधर आ जाओ, यहाँ मेरे बेटे को बैठने दो, दोनों बातचीत कर लेंगे थोड़ी। एक और फरमाइश। पर अबाद को तो तपी चढ़ गई थी उनकी बात से। क्यों? किस खुशी में मैं अपनी बीवी के साथ आपके बेटे को बातचीत करने दूं? वो तब कर बोला। बीवी? वो हैरान हुई। जी हाँ, ये मेरी बीवी है। 1 महीना हो चुका है हमारी शादी को। अबाद ने जबरदस्ती होंठों को फैलाकर स्माइल पास की। झूठ? मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। शर्म करो कुछ। उन्हें उसकी बात पर यकीन न आया। उल्टा वो अबाद को झूठा बना रही थी। अबाद ने गुस्से से उन्हें एक नजर देखा, फिर अपना रुख मोड़कर ईमान की तरफ कर लिया, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उनको कहा था मैं तुम्हारा कजन हूँ। हाँ तो? वो मजे से बोली। अगर बता देती तो ये नौबत ना आती। तो चल भुनकर बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा था। हल्के से मुस्कुराते उसने बात के कान में कहा, मगर उस आंखें बंद ही थी। हाँ, अब तो तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना। तुम्हारे रिश्ते के लिए ये मुझसे एड्रेस मांग रही है। और जलकर फिर से बोला, तो दे दो ना फिर। अब वो मजे से बोली। शट अप, मुंह ना तोड़ दूं उसका। आया बड़ा। अब बात के अंदाज पर रहमान का जब टूट चुका था। अब की बार वो खिलखिलाकर हंसती, मगर आवाज हल्की ही थी। फ्लाइट लैंड करते ही आबाद ईमान को लिए एयरपोर्ट से बाहर आया। चलो अब। बगैर उस पर नजर डाले आबाद ने ईमान का हाथ पकड़कर कार में बिठा दिया, जो उसने पहले ही बुक की थी। सारा रास्ता आबाद ने ईमान से बात नहीं की थी, मगर ईमान का हाथ उसके हाथ में ही था, जो उसने प्लेन में भी नहीं छोड़ा था। आबाद ईमान को लेकर अपने फ्रेंड के घर आया था, जो अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर था। आबाद ने उससे बात की थी। उसने आबाद से एक रिक्वेस्ट की थी कि होटल जाने की बजाय वो वहां आकर रहे। क्या हुआ है? ईमान कब से उसे नोट कर रही थी। आबाद का लहजा कुछ उकड़ा उकड़ा सा था। अब फ्लैट में आकर भी वो उससे बात नहीं कर रहा था। तुम्हें क्या? तुम तो मजे ले रही थी। मजा तो सच में आया, मगर क्या कह रही थी वो आंटी? वो फिर से बोली। झूठ? मैं जानती हूँ तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। ईमान हाथ उठाकर फुल एंजॉय करते हुए एक्टिंग कर रही थी। ईमान, आबाद ने उसे घूरा। एक और। हाँ एक और। आबाद की घूर को नजरअंदाज कर गई। झूठ क्यों बोल रहे हो? मत बताओ, मैं ऐसे पूछ लूंगी। तुम तो बहुत बिगड़े हुए लगते हो। तो डॉक्टर अबाद आलम, सॉरी सॉरी, झूठे अबाद आलम, कैसा लगा आपको? हाथ का माइक बनाकर उसने अबाद के मुंह के आगे किया। रुके, तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना। उसके बाद ईमान आगे आ गया और अबाद उसके पीछे पीछे था। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो कॉल ओके करते ही सबने एक साथ दोनों को सलाम किया। अबाद और ईमान दोनों ने हंसते हुए सलाम का जवाब दिया था। कैसे हो दोनों? राफिया ने अबाद से सवाल किया। ठीक है दादी, ईमान ने मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया। डॉक्टर अबाद से बात हो जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। आलम तीन ने राफिया से फोन लेकर अबाद से कहा। जी ईमान बेटे, आप ठीक तो हो? हसन ने ईमान से पूछा। बता दो, कहीं मैंने तोड़ फोड़ तो नहीं दिया तुम्हें? अबाद मुंह में बुड़बुड़ाया। जी चाचू, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। आबाद उठकर अपने कमरे में चला गया तो ईमान बाकी सबसे बातें करने लगी। वैसे भी यहाँ आकर आबाद ने ईमान के कहने पर उसे अलग कमरा दे दिया था, जैसे चाहे अपनी मर्जी से रहे वो। अगली सुबह आबाद ईमान को लिए डॉक्टर से मिलने आया था, जिससे वो पहले ही बात कर चुका था, मगर अब मजीद डिटेल के साथ बात करना चाहता था सर्जरी के हवाले से। डू यू फील एनीथिंग? डॉक्टर ने ईमान के बाजू का मुआयना करते हुए उससे सवाल किया। नो, ईमान ने सरसरी सा जवाब दिया। डॉक्टर के चेकअप करते हुए वहां से बाहर निकल गई। डॉक्टर, क्या इसमें कोई रिस्क है? आबाद ने बेचैनी से डॉक्टर से पूछा। नहीं, कोई रिस्क नहीं होगा, डोंट वरी। आप अपनी वाइफ को मेडिसिन दें और 15 दिन बाद हम सर्जरी करेंगे। बात के दरमियान डॉक्टर ने वक्फा लिया। बात को परेशान देख फिर से बोलना शुरू कर दिया। आपकी वाइफ अपना हाथ मूव करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। वो थोड़ा बहुत काम भी कर सकती है, लेकिन कोई भारी काम नहीं। उम्मीद करता हूँ कि एज अ डॉक्टर आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बात को। जी डॉक्टर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, बात पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपकी वाइफ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। पेशेवराना अंदाज में उन्होंने बात को तसल्ली देने की कोशिश की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अबाद ने खड़े होते उनसे हाथ मिलाया था। जवाब में डॉक्टर ने भी उसे हाथ मिलाते स्माइल पास की। अबाद उठो। दोपहर के वक्त ईमान उसके कमरे में मौजूद थी। अबाद उठो, मुझे भूख लगी है। भूख के मारे उसे रोना आ रहा था। एक हाथ से अकेले खाना बनाना भी मुश्किल था। अबाद ईमान ने अबाद के हाथ को पकड़कर खींचा, मगर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। सीधी अबाद के ऊपर गिर गई। क्या है? हल्की सी आंखें खोलते उसने ऊपर गिरे ईमान को देखा। वो पैर स्लिप हुआ। भूख गिर गई। जल्दी में ईमान के मुंह से अजीब सी बात निकल गई। अच्छा, वह भूख गिर गई? ईमान आबाद को इसके चेहरे के रंग मजा दे रहे थे। नहीं, वो मेरा मतलब था
क्या मतलब था? उसने करवट बदली। अब ईमान बेड पर और अबाद उसके ऊपर झुका हुआ था। मुझे भूख। श्श! अपनी उंगली ईमान के होठों पर रखकर उसकी बोलती बंद करवा चुका था। इतनी तैयार होने की वजह? वो दादी ने सुबह डांटा तो इसलिए होना पड़ा। हटो अब। ईमान ने एक हाथ से उसे कंधे से पीछे करना चाहा, मगर अबाद ने उसके हाथ को थाम लिया। ईमान बहुत प्यारी लग रही थी। येलो कलर का ड्रेस सेफ्ट इन किए हुए, काले बाल खुले हुए थे, होठों पर पिंक लिपस्टिक थी। इस वक्त आबाद की पहनाई हुई चेन भी उसके गले में मौजूद थी। मरीजों का दम आंखों में है, वो है महवे आरइश। उधर होठों की लाली है, इधर जानों की लाले हैं। आबाद ने शौक नजरों से उसे देखकर शेर पड़ा था। ईमान को डर के मारे पसीना आने लगा था। भूख लगी? आबाद के पूछने पर ईमान ने जोर से गर्दन हिलाई। ठीक है, फिर कुछ दोगे तो खाने को मिलेगा। आबाद ने गाल पर उंगली रखी थी। मुझे नहीं लगी भूख, उसने मना किया। कितने जालिम हो तुम। खैर, मैं बहुत नरम दिल इंसान हूं, अपनी बीवी को भूखा नहीं मार सकता। चलो। आबाद ने एक तरफ होते हुए ईमान को जगह दी तो वो झट से बाहर भाग गई थी। ये लो खाओ। आबाद ने जल्दी से उसके लिए पास्ता बना दिया। क्या हुआ है? ईमान को थोड़ा चेहरा देखकर आबाद भी उसके पास आकर बैठ गया। मुझे रोटी खानी है। तुम्हें बहुत भूख लगी थी इसलिए ये बना दिया मैंने। शाम को रोटी बना लेंगे, अब ये खा लो प्लीज। ओके। ईमान ने चम्मच से थोड़ा सा पास्ता मुंह में डाला, मगर बोली कुछ नहीं। आबाद इसी तरह बैठे उसे देख रहा था। तुम नहीं खाओगे? आखिरी ने वाला लेते ईमान को उसकी अदा ही गई थी। नहीं, तुम तो अपना डरम पढ़ लो, मेरी खैर है। ये क्या बात हुई? सामने बैठा इंसान दिखाई नहीं दिया? खुद मैडम सारा खाकर अब पूछ रही हैं? वो गुस्से से सोचने लगा। ओके कहते हुए ईमान ने आखिरी चम्मच भी मुंह में डाल लिया। कैसी खुदगर्ज हो तुम। सारा बाउल अकेले ही खा गई। इंसान कम से कम पूछ ही लेता है। आपकी बार आबाद ने शिकवा किया। तुम और बना लो, वैसे भी अच्छा नहीं बना था। ईमान उसे बोलती अपने रूम में जाने लगी तो आबाद ने उसे पकड़कर वापस बिठा लिया। क्या मतलब? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो खाया क्यों था? वापस कर देती मुझे। तुम तो सचमुच में पागल हो। आबाद की बात पर ईमान ने चौंक कर उसे देखा। हाँ रुको, अभी नमूना भी दिखाता हूँ। आबाद आगे बढ़कर ईमान को गुदगुदी करने लगा, जिससे वह सचकर पागल हो रही थी। प्लीज प्लीज, सॉरी, बस। अच्छा, बहुत अच्छा था वो सच में। ये हुई ना बात। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊंगा, डरना मत। ओके। कहाँ? ईमान ने फौरन से पूछा। फ्रेंड से मिलना है यार, अभी आ जाऊंगा। चलो बाय बोलो अब। आबाद ने मोबाइल और कीज उठाकर ईमान को अपने सामने खड़ा किया। बाय, ईमान ने बगैर किसी तासुर के कहा। उफ या अल्लाह। भाई ऐसे करता है पागल। आबाद ने उसे कमर से पकड़ा और अपना काम करता बाहर चला गया तो पीछे ईमान शर्म से गुलाबी हो चुकी थी। आबाद को गए हुए तकरीबन घंटे से ऊपर हो चुका था। ईमान पूरा घर ही देख चुकी थी, अब करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए आबाद के कमरे में जाकर टीवी ऑन कर लिया। कुछ देर बाद उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो देखा आबाद का मैसेज था। जी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आप कब तक आएंगे? मेरी याद आ रही है? नहीं तो। कुछ देर में आता हूँ। ओके। कॉल करूँ? क्यों? डांस करना है। वो जानती थी उसे गुस्सा आने लगा उसकी बात से। मुझे मूवी देखनी है, बाय। ईमान ने जल्दी से बात खत्म करी। लव यू हनी, बाय। बेशर्म ना हो तो। मोबाइल को एक तरफ रखकर वो दोबारा मूवी देखने लगी। टन टन जब भी डोरबेल बजी तो ईमान के मुंह के जावे बिगाड़ती बाहर आई। दरवाजा खोलकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। अभी दरवाजा बंद करने लगी जब नीचे उसकी नजर पड़ी, जहाँ खूबसूरत से फूल पड़े थे, साथ में एक लिफाफा भी था। दरवाजा बंद करती वो अंदर आ गई। फूल बेड पर रखकर लिफाफा निकाल कर देखा तो रेड कलर का बहुत खूबसूरत सा लिफाफा था, जिसमें हल्की खुशबू भी आ रही। स्वीट फ्लावर्स फॉर स्वीट ईमान, सी यू सोन जान, वेट फॉर मी। ये क्या? नाम तो है ही नहीं। लिफाफा उलट पलट कर वो देखने लगी। अंदर तो मेरा नाम ही है। जरूर आबाद का काम है। सुकून नाम की तो चीजें नहीं है। खुद से बोलते हुए उसने चिट उठाकर डस्टबिन में डाल दी और फूल उठाकर एक साइड पर रख दिया और खुद मूवी देखने लग गई। आबाद जब से वापस आया था किचन में ही था। ईमान को उसने कमरे से बाहर नहीं आने दिया था। तुम फिर आ गई हो? आबाद में बोर हो रही हूँ, ऐसे करती हूँ तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। मासूम सी शक्ल बनाकर उसने आबाद को देखा तो वो मान गया। आबाद एक तरफ खड़ा होकर सब्जियां काट रहा था। ईमान ने जल्दी से सालन बनाया, फिर दूसरी तरफ पुलाव बनाने के लिए बर्तन चूल्हे पर रखा। मिलकर काम करते ही कुछ दिन में दोनों खाना बना चुके थे। आबाद फ्रेश होने चला गया तो ईमान ने खाना मेज पर लगा दिया। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? उसने पूछा। क्यों? अकेले कमरे में रह लोगी? वैसे ये कमरा बंद ही रहता था, मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे। प्लेट में पुलाव निकालते उसने एक बार फिर ईमान को देखा। क्यों? ऐसा क्या था इस कमरे में? वो मशकूक हुई। ईमान के मशकूक नजरों से उसे देखने लगी तो खाना प्लेट में डालकर भूल गई थी जैसे। मुझे तो यकीन नहीं है, छोड़ो, ऐसी बेतुकी बातें हैं बस। आबाद ने उसे बात टालनी चाहिए। बताओ तो सही। वो बजित हुई। यहाँ जो लोग पहले रहते थे ना, उनका कत्ल हो गया था शायद, और उसके बाद जितने भी लोग इस कमरे में रहने रहे थे, सुनने में आया था कि एक दो हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो जाती थी, इसलिए ये कमरा बंद ही रहता था। मुझे तो इन फजूल बातों पर यकीन नहीं। मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बस ये इत्तेफाक ही समझा। खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। उसकी भूख उड़ाकर वो खाने की तरफ मुतवज्जो करने लगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ईमान का दिल एकदम से खाने से उचाट हो गया। अगले 5 मिनट दोनों में खामोशी रही, तब ईमान दोबारा बोली। मुझे भी यकीन नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। वैसे कितने लोग मरे हैं? हाँ, लगभग 7 लोग हैं। बाद में इसी कमरे में मरे मरे, लेकिन पता नहीं चलता कैसे मरे। बस उनके रूम में कुछ गुलाब की पंखुड़ियां मिलती थी।
आबाद ने खाने की प्लेट एक तरफ करके नैपकिन से हाथ साफ कर किए। साथ साद का लफ्ज दोहराते ईमान का हलक खुश हुआ। ईमान, आबाद ने उसे पुकारा मगर उसने सुना ही नहीं। ईमान, अब की बार ईमान का उसने हाथ पकड़ कर हिलाया। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा हो गया है। तुम नहीं खा रही तो कमरे में चली जाओ, सर्दी है यहाँ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्यों? ईमान हैरान हुए। क्या मतलब यार, मुझे नींद आ रही है। कल से घूमने चलेंगे, सर्जरी में तो अभी वक्त है। अच्छा, ईमान ने हाँ में सर हिलाया। गुड नाइट। अबाद वहां से उठकर मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। गोया उसे यकीन था जो वो चाहता था वैसा ही होगा। अब उसे इसे इंतजार था। अब क्या करूं? मुझे बताने की आखिर जरूरत क्या थी? अब नींद भी नहीं आएगी। हाय अम्मी, इतने लोग मर गए हैं इस मनूस कमरे में। अल्लाह जी, आपको भी मुझे यही कमरा देना था। ईमान रोशनी सूरत बनाए अभी तक खाने की मेज पर बैठी थी। चल ईमान, डर मत, हिम्मत कर, कुछ नहीं होता, सब बातें हैं बस। खुद को हौसला देते ईमान डर डर कर कमरे के बाहर तक पहुंच गई। या अल्लाह, खुदा को याद करते आयतुल कुर्सी पढ़ते ईमान कमरे में चली गई। अपने इर्द गिर्द अच्छे से कंफर्टर लपेट कर बेड पर लेट गई। ची की आवाज के साथ दरवाजा खुला तो ईमान जो सोने की कोशिश कर रही थी वो दोबारा जाग। हाथों से कंफर्टर को अच्छे से पकड़कर दम साधा ऐसे ही लेटी रही। माथे पे पसीना पानी की सूरत में बहने लगा था। काफी देर इसी पोजीशन में रहते जब बाजू और हाथ सुन हो गए तो थोड़ा सा कंफर्टर उठाकर कमरे में झांका जहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था जो कि उसे अच्छे से याद था। पूरा बंद करके आई थी वो। आबाद जल्दी से मोबाइल निकाल कर उसने आबाद को कॉल मिलाई मगर नो आंसर। ईमान अभी फिर से आबाद को कॉल करने का सोच रही थी जब उसको कमरे में खुशबू महसूस हुई, जैसे हर तरफ गुलाब के फूल बिखरे हुए हों। खुशबू उसके नाक से टकराते ही उसके रहे से उसान भी खत्म हो गए तो उसका दिल कर रहा था धाड़े मार मार कर रोएगा, मगर हलक से आवाज निकलती तब ना। एक बार फिर आंखें बंद की, फिर अल्लाह का नाम लेते ईमान ने बगैर कमरे में नजर दौड़ाए बाहर दौड़ लगा दी। भागते हुए उसने बस इतना देखा था गुलाब की पत्तियां उसकी पैरों के नीचे आई हैं, बस, और किसी चीज का होश नहीं था उसे। यहाँ तक कि दुपट्टा लेना भी भूल चुका था। भागते हुए ईमान आबाद के दरवाजा नॉक किए बिना ही कमरे में चली गई और हाँफते हुए जल्दी से दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया। चल बेटा, बात जल्दी कर। कमरे में आते ही आबाद ने मेज पर रखे फूलों की पत्तियां जल्दी से अलग अलग करके एक प्लेट में डाली, फिर अपने जूते उतार कर वहीं बेड के पास रख दिए ताकि शोर ना हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर उसने बाहर झांका। ईमान के कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। आज तुम खुद भागते हुए मेरे पास आओगी डियर वाइफ, और ये डॉक्टर का वादा है। एक हाथ में डंडा जो उसने सुबह ही स्टोर रूम के बाहर देखा था और फूल की पत्तियां पकड़े हुए ईमान के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। खुद दरवाजे के साथ छुपकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर बंद था। शायद अंदर से हाथ से दोनों चीजें जमीन पर रखकर अपने कमरे में गया जहां मास्टर की पड़ी थी। बहुत आहिस्ता से बाद ने चाबी से ईमान के कमरे का लॉक खोला और फिर डंडा उठाकर आराम से दरवाजा खोला जिससे आवाज पैदा हुई। 2 मिनट इंतजार करने के बाद कमरे में झांका तो उसकी हंसी निकल गई। ईमान कंफर्टर चारों तरफ लिपेट कर सो रही थी। आबाद को यकीन था कि हवा तक अंदर नहीं जा रही होगी। वक्त पर बात किए बिना फूल की पत्तियां कमरे में फैलाकर और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। पहले से जानता था ईमान का रिएक्शन क्या होगा, बैठा इसे उसका इंतजार करने लगा था। क्या हुआ तुम्हें? ईमान को इस तरह कमरे में आते देख बात परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ा। तो तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे? तेज भागने की वजह से वो मुश्किल बोल पा रही थी। हाँ, वो मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, भी देखा है मैंने, बस तुम्हें कॉल करने ही लगा था। अगला इंसान मर जाए बेशक, तुम बस अभी कॉल कर ही रहे थे। वो गुस्से से बोली। क्या हुआ है ईमान? अच्छा ये लो पानी पी लो फिर बात करना। अब बाद ने गिलास में पानी डालकर उसे पकड़ाया तो एक ही सांस में सारा पानी पी गई। और तुम? गिलास अब बात की तरफ बढ़ाया तो उसने और मांग लिया। अबाद को हंसी तो बहुत आई थी मगर इस वक्त वो ईमान पर कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए संजीदा रहा। ये लो। दूसरा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो खाली करके उसने अबाद को थमा दिया। अब बताओगी क्या हुआ है जो इस तरह मुझ गरीब पर सितम ढाने आ गई हो? अबाद ने गहरी नजरों से ईमान की तरफ देखते उसके हुलिये पर चोट की। आबाद की बात पर गौर करते एक बार ईमान ने अपनी सूरत हाल का जायजा लिया, फिर आबाद को घूरकर जल्दी से उठी और पास पड़ी उसकी जैकेट उठाकर खुद पहन ली। जैकेट इतनी बड़ी तो नहीं थी मगर खुली बहुत थी, इसलिए आधी से ज्यादा खुद उसमें छुप गई थी। तुम्हारे बताने का मूड है कि नहीं? मगर मुझे सोना है। चलो जाओ अपने कमरे में, सुबह बात करेंगे। आबाद ईमान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। वो उसके प्लान से बेखबर झट से अपना हाथ छुड़ाकर बेड पर चढ़ गई। अब आबाद हैरान नजरों से खड़ा उसे देख रहा था। वो मैं यहीं रहूंगी आज, वो जी कड़ा करके बोली। क्यों? तुमने खुद कहा था तुम अलग रहना चाहती हो, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूँ तुम अपने दिल की सुनो। जाओ अपने रूम में। आबाद ने दरवाजा खोलकर उसे इशारा किया। मुझे नहीं जाना। तुम मुझे यहाँ से निकालना क्यों चाहती? वो गुस्से से बोली। मैं क्यों निकालूंगा? तुमने खुद ही कहा था कि पता है मुझे, अब मैं ही कह रही हूँ मैं यही रहूंगी। वो उसके बाद काट कर बोली। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? वो जान निसार नजरों से उसे देखने लगा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सो रही हूँ। अब आज के सवालों को नजरअंदाज करती वो कंप्यूटर में छिप गई जहाँ कुछ देर पहले बात सोया हुआ था। अबाद के लिए इतना ही काफी था, कम से कम वो उसके साथ तो है। ईमान की हरकत पर एक जानदार मुस्कुराहट अबाद के चेहरे पर बिखर तो आखिर तीर निशाने पर लग ही गया। अपने प्लान में कामयाब हुआ था, उसकी जीत हुई थी। अपने कमरे में फूल वो पहले ही देख चुका था जब फ्रेश होने के इरादे से ऊपर आया था। खाना खाते अचानक उसे शरारत सूझी थी जिस पर उसने अमल कर दिखाया। तुमने दवाई नहीं ली? शराफत से उठो।
ईमान के मुंह से कंफर्टर हटाकर आबाद ने सख्ती से कहा और खुद जाकर दूसरी तरफ लेट गया। ईमान बुरे बुरे मुंह बनाती जल्दी से उठी। मुश्किल से पानी से टैबलेट निकलती दोबारा लेट गई, मगर इस बार उसने अपने और आबाद के दरमियान तकिया रख दिया था। ये क्या कर रहे हो? ईमान सोते से उठ बैठी तो आबाद ने बंद की हुई लाइट दोबारा जला दी। क्या है यार, सोने दोगी कि नहीं आज? वो बज़ाहिर झुंझलाकर बोला। लाइट अब मत ऑफ करो प्लीज, मुझे डर लगता है। ईमान, मैं हूं ना, तुम सो जाओ, उसने तसल्ली दी। आबाद, नहीं प्लीज। ऐसे लगता था वो सच में रो देगी। अच्छा ठीक है, आखिर आबाद ने उसकी बात मान ही ली। ईमान की आंख खुली तो उसका हाथ आबाद के कंधे पर रखा था, दरमियान में रखा हुआ तकिया भी गायब था। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा तो आबाद ने दोबारा उसका हाथ थाम लिया। आबाद ने एक नजर ईमान को देखा, कितने करीब थे आज वो। ईमान की आंखों में नींद की खुमारी अभी भी थी, चेहरे पर परेशानी के तासरात सजाए। वो आबाद शायद आबाद की हरकत पर गौर कर रही थी। वो मैं मुझे ईमान को फिर से लिटाकर आबाद उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामकर उसे देखने में मसरूफ था। आबाद प्लीज, ईमान ने उसके हाथ झटक दिए। तुम चाहते क्या हो? हाँ, अब की बार आबाद को गुस्सा आ गया था। ईमान ने कोई जवाब दिए बिना चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया, जिससे आबाद को गुस्से का ग्राफ और बढ़ गया। ठीक है, रहो ऐसे ही। मुझे सजा देना चाहती हो ना तुम, यही सही। एक बात याद रखना, किसी को इतना तड़पाना नहीं चाहिए जितनी उसमें बर्दाश्त ना हो। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है अभी तक। उसे ऐसे ही छोड़कर आबाद मोबाइल उठाकर कमरे का दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। उसके बाद ईमान को अपनी गलती का एहसास हुआ था।